Today we'll start with a very interesting chapter, chapter number 12, that is called as Digital Auditing and Assurance. जानबूझ के पहले वो चैप्टर पिक कर रहा हूं जो एक्चुअली में कंपैरेटिवली काफी नया है. मतलब जो आपका ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर था ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, उसका एक तरीके से एक नया वर्जन है जहां पर थोड़ा सा फोकस अभी बिजनेस के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से शिफ्ट करके ऑडिटिंग को कैसे आप डिजिटली परफॉर्म कर सकते हो, कैसे ऑडिटर थोड़े से आईटी टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, उस थॉट प्रोसेस से इस चैप्टर नंबर 12 को बनाया है. मतलब मान के चलिए ये ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला ही चैप्टर है, बट इस बार स्पेशल एम्फोसिस, स्पेशल फोकस ऑडिटर साइड पे किया गया है. आज तक हमेशा बात करते थे आईटी एनवायरनमेंट इन द कंपनी. नाउ दे विल टॉक अबाउट द आईटी एनवायरनमेंट इन कंपनी एज वेल एज हाउ ऑडिटर विल डील विद दो सिनेरियोस. वो एस्पेक्ट्स को चैप्टर नंबर 12 में बताएगा. काफी वास्ट चैप्टर है कंपैरेटिवली, बट इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे आपके ईआईएस के कॉन्सेप्ट्स को एज इट इज उठा के इंक्लूड कर दिया है. व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी क्या होता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है. आपके पास में यहाँ पे बीपीए था, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, यहाँ पर आरबीए करके है. मतलब कैसे वो छोटी छोटी चीजें थोड़ी बहुत बदल गई है, उन्होंने वो बताने का ट्राई किया है चैप्टर नंबर 12 के अंदर. तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे बिकॉज कुछ चीजें इसकी आपके डेफिनेटली करियर के अंदर भी काम में आएगी आने वाले टाइम के अंदर. कुछ फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स को मेंशन किया गया है, ऑब्वियसली थियोरेटिकली मेंशन किया है, मतलब उनका आज की तारीख में प्रैक्टिकल रेलेवेंस भी कम है, बट स्टिल वो एक आपको बढ़िया ओवरव्यू देना चाहता है दैट कैसे आईटी की वजह से ऑडिट करने का जो मैकेनिज्म है उसके अंदर हम कुछ बदलाव एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर. उस थॉट प्रोसेस से चैप्टर नंबर 12 को बनाया है. Just one second. I'll mention the online students that chat is disabled. Just one second. ओके, सो उस थॉट प्रोसेस से चैप्टर नंबर 12 बनाया है. तो हम क्या करेंगे एकदम डिटेल में उनके हिसाब से डिजिटल ऑडिट क्या है, डिजिटल ऑडिट में चैलेंजेस क्या है, फायदे क्या हैं, वो सब चीजों को धीरे धीरे डिस्कस करते हुए जाएंगे. अगेन आपको मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता. मैक्सिमम वेटेज चैप्टर का ऑब्वियसली 4 से 5 मार्क का है. इट्स ओनली वन क्वेश्चन ऑन अ हायर साइड दैट विल बी आस्क्ड, बट देयर इज वन गुड थिंग, ऐसे चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा. मतलब ये आईसीआई का नॉर्मली एक ट्रेंड होता है, चाहे वो इंटरमीडिएट का आईटी वाला चैप्टर हो गया या फाइनल का आईटी चैप्टर हो गया, हर अटेम्प्ट में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जनरली आता ही है. अब ये तो एक ऑलमोस्ट पूरा का पूरा यू कैन से रिफर्बिश चैप्टर है जिसको ऑलमोस्ट नए तरीके से इंक्लूड किया है. मतलब आने वाले कुछ अटेम्प्ट के अंदर चैप्टर नंबर 12 से आप डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन कंसिस्टेंटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 4 to 5 मार्क्स हमको यहां से सिक्योर करने के लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा. फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए मे बी मल्टीपल लेक्चर्स लगेंगे. जब आप रिविजन करने के लिए जाएंगे आई डेफिनेटली गिव यू अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. उतना भी आपने किया तो आपके लिए सफिशिएंट होगा. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज डिजिटल ऑडिटिंग एंड व्हाट इज डिजिटल ऑडिटिंग अश्योरेंस. अब देखो अनफॉर्चुनेटली एक चीज रिपीटेशन है. मॉड्यूल के अंदर पहले डिजिटल ऑडिट क्या बताएगा, उसके फीचर्स बताएगा, उसके एडवांटेजेस बताएगा, फिर ऑडिटिंग डिजिटली भी बताएगा वापस से, उसके फीचर्स बताएगा, उसके एडवांटेजेस बताएगा. ऑलमोस्ट कंटेंट 19-20 मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर का है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. एक को डिटेल में पढ़ेंगे, दूसरा वाला उससे कनेक्टेड रहेगा. जब डिस्कस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. बहुत ज्यादा टाइम उसके ऊपर अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करेंगे. बट लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिजिटल ऑडिट. अब ये बोलता है दैट सर in business
द रेलेवेंस ऑफ आईटी एनवायरमेंट हैज इंक्रीज्ड। मतलब फॉर एग्जांपल आज की तारीख में मेजॉरिटी बिजनेसेस जिनका हम ऑडिट करने जाते हैं वहां पर बहुत सारे सेमी ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होते हैं। क्यों है ऐसे कंट्रोल्स? बिकॉज सर दे ट्राई टू यूज टेक्नोलॉजी, दे ट्राई टू लेवरेज टेक्नोलॉजी, जिससे बहुत ह्यूज वॉल्यूम के जो ट्रांजैक्शंस है उन्हें वो सिंप्लीफाई कर दिया जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल, व्हाई बैंकिंग कंपनीज यूज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन? बिकॉज वो चाहते हैं कि आप एक ब्रांच की कस्टमर ना हो, आप एक बैंक की कस्टमर हो। मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन यू ओपन अ बैंकिंग अकाउंट विद आईसीआईसीआई बैंक, यू आर अ कस्टमर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, नॉट अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। क्योंकि आप आज की तारीख में चाहते हो कि मैं अगर आईसीआईसीआई बैंक का कस्टमर हूं, मैं राजस्थान से बैंकिंग सर्विसेज यूज करूं, महाराष्ट्र से यूज करूं, कर्नाटका से यूज करूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कंप्लीटली इनडिफरेंट रहना चाहिए, रादर मुझे सिमिलर नेचर ऑफ सर्विस कहीं से भी मिलना चाहिए। रादर उल्टा, इवन इफ आई डोंट गो टू अ ब्रांच, मेरे को सिमिलर नेचर ऑफ सर्विसेज आज मोबाइल बैंकिंग से मिलना चाहिए, फोन बैंकिंग से मिलना चाहिए। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। तो कैन आई से कोर बैंकिंग सोल्यूशन ने क्या कर दिया, जो बैंक्स एकदम डिसेंट्रलाइज थे उनको सेंट्रलाइज बना दिया। मतलब बेसिकली आपका जो एक तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो पूरा का पूरा सेंट्रल लेवल पे हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप आज आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच में जाकर के कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, आपके लेजर्स को इमीडिएटली हिट होता है। अगर आप किसी दूसरे कस्टमर को जो भी आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच का ही, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक का ही कस्टमर है, उसको कोई चेक इशू करते हैं, आपके अकाउंट से पैसा इमीडिएटली डेबिट होगा, उसके अकाउंट में पैसा इमीडिएटली क्रेडिट होगा। नाउ ऑब्वियसली यू हैव यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स ऑल्सो। तो मतलब ये सब चीजें और रिजॉल्व हो चुकी है। बट इन अ बिजनेस यूज ऑफ आईटी इनडायरेक्टली डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। अब सोचिए मेरे इतने सारे कस्टमर्स है बैंकिंग कंपनी के हिसाब से, तो कैन आई से हर कस्टमर को मुझे सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पे करना होगा? कैन आई से एक एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। माई सीबीएस कैन पास सिस्टम जनरेटेड एंट्रीज ऑटोमेटिकली। वो क्या करेगा, क्वार्टर एंड पे, मंथ एंड पे, जैसा भी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मैकेनिज्म रहेगा, एक एल्गोरिथम रहेगा सिस्टम में, वो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है और आपके अकाउंट को ऑटोमेटिकली, लेट्स से क्वार्टरली है, क्वार्टर खत्म होगा, लास्ट डे या नेक्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट डे, ऑटोमेटिकली मॉर्निंग में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट डेबिट करने का मैकेनिज्म भी सिस्टम जनरेटेड हो गया है। तो इन सिंपल टर्म्स अगर बिजनेस के अंदर ऑटोमेशन का रेलेवेंस बढ़ गया है, तो जब ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाएगा, अब वो ये नहीं बोल सकता ना मैं तो एक एक इंटरेस्ट की एंट्री को मैन्युअली चेक करूंगा। जब कंपनी ने एंट्रीज का एग्जीक्यूशन ही सिस्टम के थ्रू किया है, आप उसका चेकिंग मैन्युअली नहीं कर सकते हो। ये तो वो बात हो गया जब आज के 7-8 साल पहले हम ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ाते थे, उसका नाम था ऑडिट इन एन ईडीपी एनवायरनमेंट। ईडीपी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। जब पहली बार लोगों ने बोला डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करते हैं, तो आपको कंप्यूटर आता है या नहीं आता है, आपके पास दो अप्रोच है। तो उन्होंने पहले क्या अप्रोच दिए थे, अज्यूम करो कंपनी ने टैली का इस्तेमाल किया है या कोई भी ईआरपी का इस्तेमाल किया है, टैली भी ईआरपी है वैसे टेक्निकली, बट कोई भी ईआरपी का इस्तेमाल किया है, आपको ईआरपी नहीं आता, तो कंपनी को बोलो ईआरपी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्रिंट आउट निकाल ले। मैं तो ऑडिट प्रिंट आउट का ही करूंगा, जैसे मैं फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करता हूं ना, तुमने बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किया होगा, बट आई कांट अंडरस्टैंड कंप्यूटर एज ऑडिटर। डू यू गेट माय पॉइंट? तो आप नॉर्मल प्रिंट आउट निकाल करके ऑडिट कर सकते हो। इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। मतलब आपको कंप्यूटर नहीं समझता है, आप क्या करोगे, सिंपल प्रिंट आउट निकालोगे, जैसे नॉर्मल ऑडिट होता है वैसा करोगे, भले उसके उधर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स रहेंगे, आप तो अज्यूम करोगे सारे कंट्रोल्स मैनुअल है, वो अजम्पशन के साथ आप ऑडिटिंग करोगे। दैट वाज ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर। ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स अप्रोच हुआ करता था, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको कंप्यूटर समझना जरूरी है। देन द कॉन्सेप्ट केम ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। दैट मींस एक कॉन्सेप्ट है CAAT, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कि अब आपको ईआरपी समझना पड़ेगा, ईआरपी को टेस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आपका नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर आएगा। हम मतलब वहां से अभी 8 साल आगे आ चुके हैं बुक्स के हिसाब से, समझ रहे हो। रियलिटी में तो हम ऑलमोस्ट मतलब 15 साल अहेड हैं। 2008 के जमाने के अंदर जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, तब भी कंपनीज ईआरपी यूज करते थे लाइक एसएपीज एंड ऑल, और आप लोग एसएपी का टेस्टिंग करते थे, आप सिस्टम को समझते थे, सिस्टम को टेस्ट करते थे, फिर नॉर्मल ऑडिट परफॉर्म किया जाता था। ये वही बोल रहा है, इन द डिजिटल वर्ल्ड एज अ ऑडिटर आप भी आईटी को लेवरेज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज आईटी टूल्स इन योर बेनिफिट, जिससे ऑडिट का क्वालिटी इंप्रूव होगा, ऑडिट कम टाइम में बढ़िया से कंप्लीट किया जाएगा। जो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है, उसमें एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन क्या है वो मैन्युअली ढूंढने के बजाय सिस्टम को बोलोगे इसमें एक्सेप्शनल क्या है वो ढूंढ के दीजिए आइडियली। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूं, हम लोग जेवी टेस्टिंग करते हैं, जर्नल वाउचर टेस्टिंग। तो जेवी टेस्टिंग के लिए क्या बोलते हैं, ईआरपी से एक रिपोर्ट निकालते हैं, ऑल जेवीज विच आर पास्ड ऑन लेट्स से पब्लिक हॉलीडेज, all JVs which are passed on Sundays,
all JVs which are passed on, let's say in the system after 7 PM, आपका वर्किंग आवर्स 6:30 PM तक है, तो 6:30 के बाद में कितने जेवीज पास किए, इससे क्या पता चलेगा कि एक अनयूजुअल डे पे जेवी पास किया गया है। अब जेवी क्या होता है, इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, प्रोविजन बनाने का जेवी पास कर दो, जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है उसके लिए खुद का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दैट इज कॉल्ड एज जर्नल वाउचर। तो इस केस में रिस्क बहुत है मैनिपुलेशन करने का, तो आपको जब मालूम ऐसा हो सकता है तो सिस्टम से वही जेवीज निकालो जो अनयूजुअल है। डोंट यू थिंक सिस्टम इज हेल्पिंग यू टू फाइंड दैट? आपको जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, आपको सिस्टम को बोलना है ये रिपोर्ट निकाल करके मुझे दीजिए, आपको रिपोर्ट सामने से मिलेगा। मतलब कैसे डिजिटाइजेशन या आप आईटी का लेवरेज या फायदा उठाना चाहेंगे ऑडिट के अंदर, जिससे कि आपका ऑडिट का क्वालिटी इंप्रूव होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, आप कम से कम समय में बढ़िया से काम कर पाएंगे। ये है डिजिटल ऑडिट इन सिंपल टर्म्स, एकदम बेसिक शब्दों में ये डिजिटल ऑडिट है। शुरुआत करें डिस्कशन, आइए बुक्स के हिसाब से जाते हैं। इन योर मॉड्यूल्स पेज नंबर 12.3, और बहुत लिखा है, बहुत मतलब बहुत लिखा है, मजा आएगा आपको। सबसे पहले शुरुआत, व्हाट इज डिजिटल ऑडिट? सर, इट इज प्लेसिंग अश्योरेंस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी सिस्टम्स जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, कहां पर, ऑर्गेनाइजेशन में। एक जमाना था जब हम बोलते थे कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, इफ वी कैन नॉट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, इग्नोर दैट देयर इज अ टेक्नोलॉजी। आज हम ऐसा नहीं बोल सकते, आज हम बोलते हैं देयर इज आईटी एनवायरमेंट इन द बिजनेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड द आईटी एनवायरमेंट। हम क्या करते हैं पता है क्या, एक थोड़ा बेसिक ओवरव्यू देता हूं आपको, थोड़ा प्रोबेबली और लॉजिकल लगेगा। देखो, इस चैप्टर में आपके लिए बेस बिल्ड करना पड़ेगा समझने के लिए। हम क्या करते हैं, जिस कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं, याद है फर्स्ट स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। इस बार नॉर्मल बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में हम कंपनी की एक आईटी प्रोफेशनल के साथ में भी बैठते हैं, ये समझने के लिए कंपनी एक सिंगल ईआरपी यूज कर रहा है या मल्टीपल ईआरपी एप्लीकेशंस यूज कर रहा है। कंपनी बोलता है नहीं सर हमारे पास मल्टीपल है, पेरोल के लिए सेपरेट है हमारे पास में, बाकी सब चीजों के लिए कॉमन ईआरपी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो मैं बोलूंगा ओके देयर आर मल्टीपल ईआरपीज, ठीक है, ये ईआरपीज जो है ये आपने खुद से बनाए हैं या किसी थर्ड पार्टी ने बना करके आपको दिया। अब एसएपी और ओरेकल भी कंपनीज है, बराबर है कि नहीं है, जो आपको क्या करती है, ईआरपी बना करके यूज करने के लिए देती है। दो होते हैं, एक होता है आप खुद से डेवलप करते हो, दूसरा होता है आप एज अ सॉफ्टवेयर यूज करते हो, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली एज अ क्लाउड कंप्यूटिंग उसको यूज करने का है, या उसको इंस्टॉलेशन करके डिवाइस पे यूज करना है, कोई भी तरीका हो सकता है। बट कहना इसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है या थर्ड पार्टी का है। लेट्स से वो बोलता थर्ड पार्टी का है, तो थर्ड पार्टी कंपनी कौन सा है, वो थर्ड पार्टी का मेन सर्वर किधर है, डेटा का स्टोरेज किधर है, कौन से आर्किटेक्चर में बिल्ड किया हुआ है, ऑडिट ट्रेल का फंक्शनलिटी है कि नहीं है, ऑडिट ट्रेल को बंद करने का ऑप्शन है कि नहीं है। जब तक मैं ये सब इंफॉर्मेशन नहीं निकालूंगा, मुझे कंपनी का आईटी एनवायरनमेंट ही नहीं समझेगा, और आईटी एनवायरनमेंट समझेगा ही नहीं तो चेक करने का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है। तो आपको बिफोर यू चेक द आईटी एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर आप डिसाइड करते हो ये आईटी एनवायरनमेंट को टेस्ट करके रिलाई करना है कि नहीं करना है। इट्स लाइक समझ लीजिए, पहले नॉर्मल मैनुअल कंट्रोल्स थे, अब कुछ ऑटोमेशन आ गया है बिकॉज ऑफ अ सिस्टम। वो सिस्टम को समझना पड़ेगा, फिर डिसाइड करना पड़ेगा इन कंट्रोल्स पे रिलाई करना है या नहीं करना है। इट्स मोर लाइक इंटरनल कंट्रोल्स का ही आप टेस्टिंग करने वाले हो, इज इक्वल्स टू योर आईटी एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग एंड टेस्टिंग। क्या आपको बेसिक समझा क्या? इस तरीके का डिस्कशन यहां पर होने वाला है। ये सब चीजें समझनी पड़ेगी कि आईटी एनवायरनमेंट कब बिल्ड किया गया, किसने बिल्ड किया, कौन इसके मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो आजकल जैसे सीईओ, सीओओ, सीएफओ आपके डेजिग्नेशन है, वैसे वी हैव चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO करके होता है, CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होता है। मतलब दीज आर फैंसी डेजिग्नेशंस जो यूज किए जाते हैं। हमें इन लोगों से मिलना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड हाउ द आईटी एनवायरनमेंट हैज इंपैक्टेड दैट बिजनेस, तब जाके हम ऑडिट अच्छे से कर पाएंगे। फर्स्ट लाइन को वापस से पढ़िए। इस बार आप अश्योरेंस प्लेस करने वाले हो किसके ऊपर? ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी सिस्टम जो कंपनी ने यूज किया है। बेसिकली वो बोल रहा है टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारे डे टू डे ऑपरेशंस का, इसलिए आपको डिजिटल ऑडिट को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नीचे आइए, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ अ डिजिटल ऑडिट। रीड पॉइंट नंबर 1। डिजिटल ऑडिट एनकरेज करता है टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी
in the best possible manner and provide confidence to the auditee to stay updated in a constantly evolving environment. Basically आपका business environment बदलते जाएगा, आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलाव को एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. ये वो सिनेरियोज है जहां पर आपका क्लाइंट और आपका ऑडिटर दोनों ही एक्चुअली एक्सेप्टेबल हो गए हैं दैट देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन टेक्नोलॉजी. दोनों इसको एक्नॉलेज करना चाहते हैं, दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उस पूरे दायरे में रह करके फुलफिल करना चाहते हैं. देखिए, अ डिजिटल ऑडिट विल ऑल्सो इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ ओपिनियन. इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम. आपका ह्यूमन एफर्ट कम हो जाएगा. ये बेसिकली फीचर्स में भी ना नीचे जो एडवांटेजेस हैं सेम लिखने वाला है, तो आप एडवांटेजेस पढ़ो, फीचर्स पढ़ो, कोई डिफरेंस मिलने वाला नहीं है. मतलब बेसिकली आप ऑडिट के दौरान टेक्नोलॉजी को समझें एंड उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए खुद से भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. एक सिंपल सा एग्जांपल और देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, प्रोबेबली उसके बाद आप जो एडवांटेजेस हैं वो बेटर समझ सकते हैं. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. ये 2008 2010 तब बहुत कॉमनली यूज होता था. आज भी स्मॉलर बिजनेसेस वी यूज दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म. दिस इज कॉल्ड एज कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक. उसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. कंपनी के पास में एसएपी है, कोई भी ईआरपी मान लीजिए, हम उसका एसएपी एग्जांपल लेते हैं. अब आपके एसएपी में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को एंटर किया जाएगा. आपके ट्रांजैक्शन सिस्टम में एंटर होंगे एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ आउटपुट. This output is nothing but financial statements for us. हमारे लिए आउटपुट क्या है? फाइनेंस. हम अज्यूम कर लीजिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, तो हमारे लिए सिस्टम से आने वाला आउटपुट क्या है? कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मुझे डर क्या है? डेटा क्या एंटर किया, इनपुट क्या किया, ये मैं चेक कर सकता हूं. किसने इनपुट किया, चेक कर सकता हूं. आउटपुट क्या आया, किसको एक्सेस दिया आउटपुट का, ये भी देख सकता हूं. बट आफ्टर द इनपुट सिस्टम में प्रोसेसिंग कैसे होता है वो मैं चेक नहीं कर सकता हूं. उसके लिए मुझे सिस्टम को समझना ही पड़ेगा. इनपुट तक मैनुअल कंट्रोल से, आउटपुट तक मैनुअल कंट्रोल से, बट वंस अ डेटा इज एंटर्ड, आज की तारीख में ईआरपी में आप एंट्री पास करते हो, लेजर पोस्टिंग ऑटोमेटिकली होता है, ट्रायल बैलेंस अपने आप टैली होता है, पीएनएल बैलेंस शीट को ऑटोमेटिकली हिट होता है. पीएनएल बैलेंस शीट तो एज अ रिपोर्ट आते हैं बाहर. तो कैन आई से वंस अ डेटा इज एंटर्ड, व्हाट हैपेंस इन अ सिस्टम इज नॉट विजिबल, is not visible to us with the naked eyes. बराबर है कि नहीं है? तो इन्होंने क्या बोला, एक काम करो, यूज अ ऑडिट सॉफ्टवेयर. यूज अ ऑडिट सॉफ्टवेयर जहां पर आप ना एज अ ऑडिटर एक वर्चुअल एसएपी बना लो. क्या बना लो? वर्चुअल एसएपी. अज्यूम कर लीजिए ये एक ऑडिटर ने सिमिलर नेचर का ईआरपी खुद के हिसाब से बनवाया है. अब इस ईआरपी के अंदर जो भी एक क्लाइंट का डेटा था पूरा का पूरा, इस सेम इनपुट को इधर लेके आ जाओ. मतलब सेम डेटा जो क्लाइंट का था उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके मेरे सिस्टम में पास ऑन करता हूं. क्या नहीं से इसके बाद भी मुझे आउटपुट आएगा. टेक्निकली इस आउटपुट और इस आउटपुट में कोई डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंस आता है तो दोनों के प्रोसेसिंग में डिफरेंस है. और ऑब्वियसली आपने अपना सॉफ्टवेयर खुद के हिसाब से बनवाया है, आपको मालूम है सही तरीके से प्रोसेसिंग क्या होगा. आपने अपने खुद के ऑडिट सॉफ्टवेयर को तो मल्टीपल टाइम टेस्ट किया होगा. अगर मेरे को लगता है इधर के परचेस की आउटपुट अलग आती है, इधर के परचेस ट्रांजैक्शन जो सेम ट्रांजैक्शन है आउटपुट कुछ अलग आता है, मतलब कहना है इसे प्रोसेसिंग में कुछ एरर्स हैं आइडियली. मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे खुद के सिस्टम को यूज कर रहा हूं, उनके डेटा को यूज कर रहा हूं एंड दोनों के आउटपुट को कंपेयर कर रहा हूं. कहना इसे सारे ट्रांजैक्शंस को इंडिविजुअली चेक करने के बजाय आई कैन यूज अ डंप ऑफ ट्रांजैक्शन टुगेदर, ड्रैग एंड ड्रॉप करके. ना ये तो बहुत आज की तारीख में ऐसे टूल्स मेरे को ना एज अ सैस मिलते हैं. ऑडिट कमांड लैंग्वेज हो गया, मतलब टैब्लो हो गया, दीज आर डेटा एनालिटिक्स टूल्स. I can drag and drop data and generate a report very very easily. पहले एक जमाने में ऑडिट सॉफ्टवेयर आपको प्रोक्योर करके डिजाइन करवा के यूज करना पड़ता था, जहां पर आप एक्चुअली में ये डेटा उठा करके एज इट इज डंप करोगे, देखने के लिए आउटपुट मैच होता है कि नहीं होता है. फायदा क्या है? सुनो, सारा डेटा इंडिविजुअली एक एक चेक करने का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा एक साथ में चेक होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा. मैन्युअली चेक करने के लिए जाओगे, कुछ एक आध मिस कर सकते हो. सैम्पलिंग लगाने जाओगे, कुछ गलती हो सकती है. कहना इसे अप टू सम एक्सटेंट सैम्पलिंग पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, अप टू सम एक्सटेंट ऑडिट का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, थोड़ा फास्ट आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और जो एक्सेप्शंस है वो जल्दी मिल जाएंगे. डिफरेंस जो मिलेगा, किस अकाउंट में डिफरेंस है पता चलेगा, और वो डिफरेंस के ऊपर ही आप ज्यादा फोकस कर पाओगे. डोंट यू थिंक इट विल हेल्प यू टू एक्चुअली फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट एरियाज रादर देन फोकसिंग ऑन ऑल नॉर्मल ट्रांजैक्शंस. मतलब ये क्लासिक एग्जांपल है कैसे टेक्नोलॉजी ऑडिटर को एक तरीके से लेवरेज देगा, एक तरीके से एक एडेड एडवांटेज देगा, जिससे उसका ऑडिट करने का मैकेनिज्म्स और सिंप्लीफाई हो जाएंगे. एक सिंपल सा तरीका है. इसमें एक
तरीका और भी था। अब ऑडिट सॉफ्टवेयर हर ऑडिट फर्म अफोर्ड नहीं कर पाता था, एक्सपेंसिव मैकेनिज्म था, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है काम करो, ये मत करो, यूज डमी डेटा। क्या यूज करो? डमी डेटा। आप क्या करो, डमी एंट्रीज बनाओ। डमी एंट्रीज बोलो तो डमी परचेस की एंट्रीज, आर्टिकल है ना, आर्टिकल को बोलो परचेस के एंट्रीज बनाने हैं, सेल के एंट्रीज बना, ये डमी डेटा को उठा करके इसमें डाल दो। अब सुनो, आप अपने एसएपी को दो प्लांट में डिवाइड कर दो, प्लांट 1 प्लांट 2। प्लांट 1 इज द एक्चुअल प्लांट जहां पे एक्चुअली आपके सारे ऑपरेशंस के ट्रांजैक्शंस है, ये लॉजिकल है, इसका आउटपुट आएगा आपके पास में। प्लांट 2 इज अ टेस्टिंग यूनिट, एक डमी यूनिट बना दो जिसमें आपने अपना डमी डेटा डालना चाहिए। जब मैं आउटपुट निकालूंगा वो पूछेगा, डू यू वांट आउटपुट ऑफ ओनली प्लांट 1, डू यू वांट आउटपुट ऑफ ओनली प्लांट 2, और डू यू वांट अ कंबाइंड आउटपुट ऑफ प्लांट 1 एंड प्लांट 2। मैंने बोला मेरे को कंबाइंड आउटपुट चाहिए, तो कैन आई से डमी डेटा क्या एंटर किया मेरे को ऑलरेडी मालूम है, नया आउटपुट जो आएगा, दिस इज आउटपुट 1, दिस इज आउटपुट 2, विल देयर बी अ डिफरेंस? यस, दिस डिफरेंस शुड बी इक्वल टू माय डमी डेटा ओनली, क्योंकि डमी डेटा मैंने ही बनाया, मैंने एंटर किया है। अगर पहले परचेस का अमाउंट 1,80,00,000 रुपए था, मैंने 12 करोड़ रुपए का एडिशनल परचेस का डमी डेटा एंटर किया, तो कहना इसे उतने का ही डिफरेंस आना चाहिए ना यार लॉजिकली। इससे भी क्या चेक कर रहा हूं, प्रोसेसिंग बराबर होता है कि नहीं, तो वही चेक करने का ट्राई कर रहा हूं। बट इसमें क्या होगा, आप अपना खुद का डेटा एंटर करके देख रहे हो प्रोसेसिंग ठीक होता है क्या, बट कोई गारंटी नहीं है उनका सारा डेटा वैसे का वैसे प्रोसेस हुआ होगा। तो कहना इसे यूजिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर इज मोर एफिशिएंट, बिकॉज इस केस में सारे के सारे ट्रांजैक्शन पास थ्रू हो जाते हैं आइडियली। बट ऑब्वियसली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितना फीस मिल रहा है उस, ये कैट का क्लासिक एग्जांपल है, कैसे कंप्यूटर ऑडिटर को असिस्ट करता है ऑडिट अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। सिंपल पॉसिबल एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल ऑडिट, इससे हमारा ओवरऑल ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव होगा, एफिशिएंसी बेहतर होगा। यही एडवांटेजेस हैं, यही फीचर्स है जो आपको पढ़ाए जाएंगे। आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने। आपका सिलेबस तो मस्त थियरिटिकल है, डरो मत। नीचे आओ, व्हाट आर द एडवांटेजेस। एक काम करो, कंप्यूटर के एडवांटेज होते हैं जिंदगी में वही है, कोई भी कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, नंबर 1 आपका ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। क्यों इंप्रूव हो जाएगा? अरे सिंपल है यार, जो आपके मैकेनिकल ट्रांजैक्शन रहेंगे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ह्यूज वॉल्यूम पे आसानी से खत्म कर पाएगा। जो एक ह्यूमन बीइंग टाइम कंज्यूम करेगा और जो एक सिस्टम टाइम कंज्यूम करेगा, दोनों में हमेशा गैप रहने वाला है। पढ़ो, क्लोज करो, एक ही बार रीड करो इनको इतना बढ़िया से, हेडिंग पढ़ के आपको श्योर होना चाहिए आई कैन राइट 1 सेंटेंस, दैट्स इट, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। स्टैंडर्डाइज कर देंगे ऑब्वियसली तो चीजें कंपैरेटिवली फास्टर हो जाएगी। नंबर 2, बेटर ऑडिट क्वालिटी। टेक्नोलॉजी आसानी से ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एनालाइज कर सकता है और आपको वही डेटा निकाल करके देगा जिधर आपको ज्यादा फोकस करने का जरूरत है। दिस विल असिस्ट ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग द एरियाज दैट रिक्वायर मोर टेस्टिंग, क्योंकि ये एक्सेप्शंस की रिपोर्ट्स को ऑटोमेटिकली जनरेट करके देगा, जिससे आप आसानी से उस डेटा को ज्यादा चेक करेंगे जहां पर ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो कैन आई से ओवरऑल ऑडिट रिस्क भी कम हो जाएगा। व्हाट वाज ऑडिट रिस्क? शायद कुछ मिसस्टेटमेंट्स में ढूंढ नहीं पाऊंगा जिसकी वजह से मेरा ओपिनियन गलत हो जाएगा, तो इससे वो सारे एरियाज जहां मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे ताकि आप उनको डिटेल में चेक कर सकते हो। सो ओवरऑल योर ऑडिट रिस्क विल आल्सो कम डाउन। यही आपका पॉइंट नंबर 2 बोलता है, आपका ऑडिट क्वालिटी बेटर हो जाएगा। ऑब्वियसली जब ह्यूज वॉल्यूम पे जाऊंगा तो मेरे लिए कॉस्ट कंपोनेंट भी कम हो जाएगा। जस्ट इमेजिन एसबीआई बैंक ऑडिट है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एसबीआई बैंक, ऑब्वियसली जॉइंट ऑडिटर होते हैं क्योंकि इम्पॉसिबल है इतने वॉल्यूम पे खेलना। और उस वॉल्यूम पे इमेजिन द अमाउंट ऑफ एडवांसेस, द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स एट एसबीआई लेवल। अगर मैन्युअली एक एक चेक करने के लिए गए, यू विल नीड ऑल आर्टिकल्स ऑफ इंडिया, and I really mean that. When I say all, I mean all, because if you look at the amount of deposits, if you look at the amount of advances, it is so big कि literally अगर हम manually transaction check करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, वो impossible है। Human being का involvement इतना बढ़ जाएगा and probability of human error will also go very very high। तो obviously ये impossible है। ऐसे huge volume वाले businesses को actually manual तरीके से audit करना without using technology will become very very challenging। And just imagine
बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेसेस आर बिकमिंग बिगर एंड बिगर बिकॉज दे कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड. वो बड़े होते जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑडिटर को भी टेक्नोलॉजी यूज करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है. इससे आपका ओवरऑल कॉस्ट भी कम होगा. देखो, बाय ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस जो पहले मैन्युअली होते थे, टेक्नोलॉजी विल असिस्ट विद द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑडिटिंग. आपका ओवरऑल टाइम रिक्वायर्ड कम होगा, रिसोर्सेज कम लगेंगे, एंड सर इससे आपका ऑडिट का जो फीस का मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली आपको टूल्स पे एक बार खर्च करना है. सेम टूल आपको 50 क्लाइंट पे काम में आएगा, सेम टूल आपको 100 क्लाइंट पे काम में आएगा, तो आपका कॉस्ट का यू कैन से अप्रोप्रिएशन भी बढ़िया से हो पाएगा. तो आपको ओवरऑल उस कॉस्ट का हिट टू ए स्पेसिफिक क्लाइंट कंपैरेटिवली कम होते जाएगा. नेक्स्ट, बेटर एनालिटिक्स. देयर इज नो डाउट अबाउट दिस. ऑडिटर यूज टू लैक ओनली वन थिंग. हमारा जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल ऑडिट कॉन्सेप्ट था ना, वो था टिक टिक वाला. टिक टिक मतलब वाउचिंग. बट वाउचिंग इज नॉट गुड to actually identify misstatements which are smartly done. You need to be very, very analytical. You should have good numbers का comparison in front of you to understand कहां पर क्या गलत जानबूझ के किया गया होगा. सिर्फ वाउचिंग करने के लिए जाओगे, फ्रॉड करने वाला आदमी इतना होशियार रहेगा ही रहेगा कि वो 100% डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस तो मैच करके रखेगा ताकि आपको आसानी से मिले ना. तो अगर वो माइंडसेट से सिर्फ वाउचिंग से ऑडिट करूंगा तो गलती कभी मिलेगी नहीं. अगर एनालिटिकल अप्रोच बेहतर हो जाएगा, रेशियो एनालिसिस अगर मैं इजीली कर पाऊंगा, उसमें डिफरेंसेस किस वजह से आ रहे हैं वो ढूंढ पाऊंगा, तो शायद मिसस्टेटमेंट्स ढूंढने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है. तो एनालिटिकल अप्रोच बहुत बेहतर हो जाएगा विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. देयर इज नो डाउट अबाउट दिस. बेसिकली एक्सेप्शन रिपोर्टिंग है. एक्सेप्शन रिपोर्टिंग का मतलब है दोनों सिनेरियोज में क्या अलग है, जो अलग है उसका रिपोर्ट बन के आएगा ताकि आपका फोकस डायरेक्टली उसके ऊपर ही जाएगा. मतलब एनालिसिस कैन बी डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ. मुझे सिर्फ एनालिसिस होने के बाद में जो रिपोर्ट आ रहा है उस पर डिसीजन मेकिंग करना है. देखिए, better analytics, improved analytical capabilities will help the management and the auditor in seeing trends and patterns जो शायद मुझे बताएंगे, शायद मतलब मैन्युअली ढूंढना शायद मुश्किल होगा, but with the system it will be easy to identify. For example, AI can examine a lot of financial data to spot possible frauds which is hard for the auditor to spot manually. लिखा बहुत theoretical तरीके से, but actually में काम की चीज होती है. एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए आप. आपके पास में अगर 3 क्रेडिट कार्ड है, क्या गारंटी है आप हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ोगे? स्टेटमेंट में इतने लाइन आइटम अगर रहेंगे और आपके अगर क्रेडिट कार्ड यूसेज बहुत ज्यादा है तो हर स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ोगे, इसका प्रोबेबिलिटी तो और ही कम है. मतलब अनलेस आप एक प्रॉपर टिपिकल मारवाड़ी आदमी हो, डू यू गेट माय पॉइंट, जो हर चीज का हिसाब रखता है, तो बात अलग है. मेजोरिटी पब्लिक क्या करेगा, देखेगा एक ना एक पॉइंट के बाद में स्टेटमेंट को इग्नोर ही कर देगा. व्हाट इफ देयर आर चार्जेस इन द स्टेटमेंट, हिडन चार्जेस जो आपको दिख ही नहीं रहे. एग्जांपल बोलूंगा आपको मैं, सबसे क्लासिक एग्जांपल, जितना हायर लेवल का क्रेडिट कार्ड पे आप जाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्रेडिट कार्ड का. फॉर एग्जांपल जो अपना इन्फिनी है एचडीएफसी का, उधर 10,000 रुपए प्लस जीएसटी. फिर आपका थोड़ा हायर लेवल पे एमएक्स पे जाओगे तो 60,000 रुपए 70,000 रुपए एनुअल चार्जेस है. क्रेडिट कार्ड मेंटेन करने का चार्जेस बोल रहा हूं मैं, 60-70,000 रुपीज. अब उसने अगर मेरे एवरेज मंथली बिल 3-3.5 लाख आता है, मेरे को पता भी नहीं चलेगा कौन से महीने में 60,000 हिट हो गया होगा. Are you understanding that? I may end up missing it out. जबकि जब मैंने क्रेडिट कार्ड लिया तो बैंक ने मुझे क्या प्रॉमिस किया, तुम्हारा ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस 60,000 रुपए, अनलेस यू हैव अ एनुअल स्पेंडिंग ऑफ 15 लाख. इफ यू हैव अ एनुअल स्पेंडिंग ऑफ 15 लाख, ये चार्जेस हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, वेव ऑफ कर देंगे. बेसिकली चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे. बट नॉर्मली बैंकिंग कंपनी इतना, बैंकिंग इंडस्ट्री इतना बुरा बना है, वो पहले चार्जेस लगाएगा, वो खुद से कभी वेव ऑफ करेगा नहीं. वो क्या बोलता है, ऑटोमेशन इज अबाउट चार्जिंग, वेविंग ऑफ इज मैनुअल. वेव ऑफ के लिए सामने से किसी को आना पड़ेगा, रिक्वेस्ट देना पड़ेगा. फिर मतलब बेसिकली कंट्रोल बनाए ऐसा है कि इनकम किसी भी एंगल से कम नहीं होनी चाहिए. बट अगर इनकम को रिवर्स करना है तो उसके लिए मैनुअल इंटरवेंशन जरूरी है. उसके मैनुअल इंटरवेंशन के बिना वो वेव ऑफ नहीं हो सकता है. वो आपको चार्जेस तो पक्का लगा देगा. अगर आपको पता ही नहीं चला तो आप बैंकर से लड़ने के लिए नहीं जाओगे. और आप बैंकर से लड़ने के लिए नहीं गए फॉर एग्जाम्पल अगर, तो कहना इसे 2-3 महीने बाद 4 महीने तो वो क्या बोलेगा, सॉरी वो पीरियड खत्म हो गया जब हम वेव ऑफ कर सकते थे. यू मे एंड अप मिसिंग आउट ऑन दैट मनी. बट अगर आप क्रेडिट भी यूज करते हो, जुपिटर यूज करते हो, वो ऑटोमेटिकली ढूंढ के रखता है ये तेरे हिडन चार्जेस है इस महीने के स्टेटमेंट के अंदर. कैन आई से एक सिंपल क्लासिक एग्जांपल है हाउ एआई कैन एक्चुअली रन थ्रू माय डेटा. एंड वो कैसे रन करता है, कुछ नहीं, मेरा स्टेटमेंट आता है मेरे ईमेल के ऊपर,
एंड इफ आई गिव अ परमिशन कि मेरे जीमेल का परमिशन क्रेडिट के पास में है, जीमेल का परमिशन वो बोलता है टर्म्स एंड कंडीशंस में, मैं सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड ईमेल से गो थ्रू करूंगा, तो अब ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक से जो क्रेडिट कार्ड का ईमेल आया होगा वो ईमेल का एक्सेस क्रेडिट को मिलेगा, उधर से वो पीडीएफ से डेटा निकालेगा, वो डेटा को एनालाइज करेगा, उस पर चार्जेस वर्ड को सर्च करेगा। अब ऑब्वियसली जिसने एल्गोरिथम बनाया उसको मालूम है जनरली चार्जेस जब आते हैं क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में क्या वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो चार्जेस को पिक करेगा और नीचे आपको दिखा देगा कि आपके इस स्टेटमेंट के अंदर इतने अमाउंट के चार्जेस है। और ऑब्वियसली कहीं 50-60 चार्जेस दिखेगा वो रेड फ्लैग बना देगा, दिखाते हुए कि बेसिकली यहां पर एक अनयूजुअल आइटम है जो आपने गो थ्रू करना चाहिए। मतलब एक क्लासिक एग्जांपल है हाउ टेक्नोलॉजी आज की तारीख में ये चीजों को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है। तो ऑडिटर के लिए भी सेम ही बेनिफिट है, कोई अलग नहीं है। देखो आईटी से आईटी, चाहे एक इंडिविजुअल यूजर यूज करे चाहे एक ऑडिट फर्म यूज करे, टेक्नोलॉजी कभी रेलेवेंस नहीं बदलता है उसका, हम उसको कैसे यूज करना चाहते हैं हमारा तरीका बदल सकता है, बट टेक्नोलॉजी विल बी टेक्नोलॉजी, इट इज नॉट गोइंग टू हैव अ सिग्निफिकेंट रेलेवेंस फॉर एवरीवन, इट्स गोइंग टू वर्क इन द सेम मैनर, इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू वांट टू यूज इट। अब एक्सेल तो एक्सेल है ना यार, चाहे तू यूज कर, तेरा सीनियर यूज करे या क्लाइंट वाला, बस ऑब्वियसली एक्सेल को कितना बेटर यूज करना आता है वो तुम्हारे ऊपर है। समझा क्या? Do you understand point number 4? Read number 5. Improved risk assessment. Obviously last point है ये सबकी वजह से ओवरऑल ऑडिटर रिस्क असेसमेंट बेहतर कर पाएगा, रादर इससे ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा। देखिए, क्रिएटिंग अ नंबर ऑफ ऑटोमेशन टू असिस्ट विद द ऑडिट प्रोसेस एंड स्ट्रीमलाइनिंग माय ओवरऑल टेस्टिंग, इससे मेरा ओवरऑल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इंप्रूव होता है। मैनेजमेंट एंड ऑडिटर विल पुट देयर एफर्ट्स ऑन दोज एरियाज जहां पर रिस्क ज्यादा होगा एंड बेहतर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। जहां पर नॉर्मल रिस्क रहेगा वहां ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी उनको बोलेगा इतना ज्यादा आपको एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है। ये मेरे एडवांटेजेस है डिजिटल ऑडिट के, और यही ऊपर फीचर्स थे। 2 मिनट रिक्वेस्ट करूंगा, एडवांटेजेस बढ़िया से वापस से पढ़ो, ऊपर के फीचर्स पढ़ो, क्योंकि सेम चीज आगे फिर से आएगा। ऑडिटिंग डिजिटली, की फीचर्स और एडवांटेजेस, वापस वही चीज आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी सिमिलर। एक बार बढ़िया से पढ़िए, कोई बड़ा बात नहीं है। आने वाले अटेम्प्ट्स में पहला क्वेश्चन आपका यही हो सकता है, आपको बता रहा हूं। ऐसे वैसे क्वेश्चन पसंद है। अब उनके पास ना ईआईएस बचा है ना इसका बचा है, वो किधर पूछेगा ऐसा क्वेश्चन? प्लीज अंडरस्टैंड, दे डोंट हैव दोस सब्जेक्ट्स एनी मोर। डन? अब सेम चीज अगले पेज पे आइए एक बार पहले। ऑडिटिंग डिजिटली, पेज नंबर 12.5, क्योंकि सिमिलर नेचर का है, एक बार सेम चीज को पहले पढ़ के क्लोज करते हैं, देन विल गो टू द न्यू कॉन्सेप्ट। देखो, व्हाट इज ऑडिटिंग डिजिटली? आप डिजिटल ऑडिट बोल दो या आप ऑडिट डिजिटली परफॉर्म करते हो, सेम ही चीज है। फर्स्ट स्टेटमेंट विल गिव यू द सेम डेफिनेशन। देखो, यू विल यूज better technology or new advancements in technology for conducting an effective and efficient audit। वो एडवांटेज का पहला पॉइंट था। एडवांटेज का पॉइंट नंबर 1, ऑडिट विल बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इसके लिए तो टेक्नोलॉजी, अरे पूरी दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी क्यों यूज करता है?
बेटर इफिशियंसी इन इफेक्टिवनेस, चाहे वो ऑडिटर हो या कोई भी हो, क्या फर्क पड़ने वाला है। विद अ ग्रोइंगली रैपिडली ग्रोइंग आईटी एनवायरनमेंट, इट इज एसेंशियल कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर भी। सर इसका फायदा क्या होने वाला है, व्हाट इज द एडवांटेज? रीड नंबर 1, हेडिंग नंबर 1, हमारा ऑडिट का क्वालिटी ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। अरे क्योंकि सिंपल है, सेम मैकेनिकल नेचर का काम सिस्टम कर सकता है, मुझे खुद करने का जरूरत नहीं होगा। इससे मेरा जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो फ्री हो जाएगा, आई कैन यूज इट इन बेटर एरिया, सो ओवरऑल माई क्वालिटी इज गोइंग टू इंप्रूव। देखो द इंपैक्ट ऑफ क्वालिटी इज एविडेंट। जब भी कभी कोई ऑटोमेशन यूज किया जाता है, डेटा एनालिटिक्स यूज किया जाता है, हम आसानी से सैंपल ऑडिटिंग से कंप्लीट पॉपुलेशन को टेस्ट कर पाएंगे। इससे सर ऑडिट टीम के लिए एडिशनल टाइम मिलेगा, जिससे वो इंफॉर्मेशन को बेटर एनालाइज करके बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। इट्स दैट कि हम एक एक, जस्ट इमेजिन नो 1000 लाइन आइटम है, आपको बोला मैन्युअली एक एक लाइन आइटम गो थ्रू कर, इसके बजाय सिस्टम को बोला दीज आर 1000 लाइन आइटम्स गो थ्रू देम। एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन ऐसे ऐसे रहेंगे, ये मेरे को निकाल करके दे, वो 1000 में से एक्सेप्शन निकाल के 12 लाइन आइटम दे दिया, तो बेटर फोकस तो 12 पे कर पाएगा रादर देन डिवोटिंग टाइम ऑन एंटायर 1000 लाइन आइटम। दैट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी। नंबर 2, आपका ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, इससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। मतलब आप देखिए ना आज की तारीख में, अब आप रीसेंट टाइम में नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मोर एंड मोर you can say negatives of AI are coming out, okay, how people are using AI in a negative manner, चाहे वो किसी एक पर्सन का इमेज खराब करना होगा, चाहे ये पर्टिकुलर, मतलब चाहे किसी भी तरीके से हो, इन सिंपल टर्म्स कैसे लोगों को साइकोलॉजिकली या किसी न किसी तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचाना होगा, उसके लिए ज्यादा यूज किया जा रहा है। आप नोटिस कीजिए ना आजकल ऐसा आपके इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर एआई के एड्स आते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये आपका नॉर्मल फोटोग्राफ है, हम आपको लिंक्डइन के लिए फोटोग्राफ एक सिंगल क्लिक में बना करके देंगे, बेसिकली विल मेक यू लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, इट लुक्स लाइक यू वर्क इन अ कंसल्टिंग ऑफ न्यूयॉर्क, ऐसा फोटो बना के दे देंगे आपको फ्रॉम अ ऑर्डिनरी पिक्चर। इट्स बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज नॉट द रियलिटी। द प्रॉब्लम इज देयर विल बी न्यू एआई टूल्स टू आइडेंटिफाई हाउ यू हैव यूज्ड एआई टूल्स। ऑब्वियसली मतलब तुम समझ रहे हो क्या मेरा बात, तुमने तुम्हारा सीवी बनाया चैट जीपीटी के थ्रू, डू यू गेट माय पॉइंट? आई शुड आल्सो हैव अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई इसमें से कितना कंटेंट ओरिजिनल और कितना चैट जीपीटी से है। प्लेगैरिज्म क्या था कॉन्सेप्ट, एक जमाने में प्लेगैरिज्म क्या बोलते थे, प्लेगैरिज्म सॉफ्टवेयर का मतलब था, मैंने एक क्लास में 1000 बच्चे हैं, उनको बोला एक लेट्स से रिसर्च पेपर लिखो, अब वो लोग कॉपी करके लेके आए, तो कौन कहां से कॉपी करके लेके आया है, देयर यूज्ड टू बी टूल, उसके अंदर हम वो आपका कंटेंट रन करते थे और वो बोलता था प्लेगैरिज्म सॉफ्टवेयर ने पकड़ लिया है कि आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट है। वो कहां से कॉपी पेस्ट होगा, गूगल से होगा, या आपके ही 2-3 लोगों का कंटेंट सेम मैच होता होगा, बराबर है कि नहीं है। पहले हम इतना 1000 लेवल पे अप्लाई कर रहे थे, अब हम ग्लोबल लेवल पे आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजिकल लेवरेजिंग ही और कुछ भी नहीं है। अब हमको बेटर टूल्स लगेंगे कि कहां कहां आपने चैट जीपीटी यूज किया वो भी हम डिटेक्ट कर पाए। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से देयर इज नो एंडिंग टू दिस। अच्छा भी है और ऑब्वियसली इसके अलग चैलेंजेस भी आने वाले हैं, ये मतलब अलग साइड ऑफ द स्टोरी है, इसका आपके बुक्स में कोई रिलेवेंस नहीं है। ऑब्वियसली बुक्स में तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि अभी तक वही खत्म नहीं हुआ इनका। नंबर 3, आपका ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो जाएगा। देखो विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ट्रांसपेरेंसी हैज बीन इंक्रीज, न्यू ईआरपीज एंड टूल्स हैव मार्क्ड द वर्ड ऑडिट ट्रेल फीचर। इससे हमको क्लियरली पता चलेगा कौन से ट्रांजैक्शन में कब बदलाव लाया गया था, किसने बदलाव लेकर के आया, एक ट्रेल विजिबल होगा, इट विल ट्रेस अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। फॉर एग्जाम्पल ये मैनेजमेंट ऑडिटर को हेल्प करेगा, डेट ऑन विच चेंजेस आर मेड, who made the changes, what changes have been made, all these details will be captured by the system and can be useful when you are performing the audit। ये audit trail की वजह से overall transaction का tracing and checking क्या हो जाएगा, easy हो जाएगा। ये same advantages ऊपर वाले advantages जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है। I think quality वाला point तो मैच होता है, एफिशिएंसी वाला पॉइंट मैच होता है, ट्रांसपेरेंसी वहां पे अलग था जो यहां पर नहीं है। मैं बोलूंगा इसको मार्क कीजिएगा एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट, दिस विल बी ए बेटर आंसर फॉर यू। चाहे वो ऑडिटिंग डिजिटली के एडवांटेजेस पूछ ले या डिजिटल ऑडिट के एडवांटेजेस पूछ ले, ये आंसर आपने लिख देना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। क्या आपको डिजिटली ऑडिटिंग का मीनिंग एंड बेसिक एडवांटेजेस समझे क्या? अगले पेज पे आइए, देखिए पॉइंट सारे मैच होते हैं। इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एज इट इज है, बेटर रिस्क असेसमेंट एज इट इज है, एंड ऑब्वियसली ओवरऑल कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव कर देगा। मतलब ये बचे हुए 3 पॉइंट तो एज इट इज ऊपर के पॉइंट से मैच होते हैं, कुछ अलग नहीं है। ट्रांसपेरेंसी वाला पॉइंट जरूर थोड़ा सा
अलग था कंपेरेटिवली. दिस वाज अ लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक पॉइंट. एक रिक्वेस्ट है, एक बार एडवांटेजेस पढ़ लीजिए, दिमाग में फ्रीज कर लीजिए. अगर वो डिजिटल ऑडिट, ऑडिटिंग डिजिटली, कैसे भी उसके एडवांटेजेस पूछेगा तो मैं 5 पॉइंट क्या लिखेगा. यू स्पेंड 5 मिनट्स, फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ. ठीक है, चलो अब जाते हैं चैलेंजेस के ऊपर. पेज नंबर 12.4. एंड ऑनेस्टली ऑथर इज नॉट क्लियर कि चैलेंजेस क्या है. मैं आपको बोलता हूं चैलेंजेस क्या है, बट इनके सबसे पहले पढ़ लेते हैं. नंबर 1, नो व्हाट बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. ऑब्वियसली बेसिकली बोलता है, ये पता क्या बोलने का ट्राई कर रहा है, एक बेस दिमाग में बनाओ. एक आपको ईआईएस में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. यहां पे अज्यूम कर लो ये बिजनेस प्रोसेस ऑडिट है, अब इसके आगे ऑटोमेशन ऐड कर रहे हैं. मतलब पहले पूरा बिजनेस प्रोसेस मैन्युअली परफॉर्म होता था, पहले पूरा ऑडिट मैन्युअली परफॉर्म होता था. अब आप इस प्रोसेस में कुछ चीजों को ऑटोमेट करना चाहेंगे. ऑटोमेट करना चाहेंगे मतलब मैन्युअली डिसीजन मेकिंग कम करना चाहेंगे. मतलब हम चाहेंगे सिस्टम यहां पर क्या लेगा, डिसीजन लेगा. वैसे ही पहले सब कुछ ऑडिट में मैन्युअली होता था, अब हम चाहते हैं कुछ चीजों के लिए हम भी ऑटोमेशन लाएं, मतलब टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें, ताकि ऑडिटिंग के अंदर भी जो डे टू डे बेस में पूरा मैनुअल इंटरवेंशन हो क्या होते जाए, कम होते जाए. दिस इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग के अंदर ऑटोमेशन. दोनों वर्ड्स क्लियर है क्या? पहले हम बिजनेसेस के बारे में बात करते थे, इधर हम बात कर रहे हैं यही बिजनेस प्रोसेस. मान लो ऑडिट है, यू आर अ ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन, आप कैसे ऑटोमेशन को. अब ऑब्वियसली जब हम बीपीए लगाते थे, पहला पॉइंट क्या था, वाई बीपीए. हमें बीपीए क्यों ही चाहिए, फायदा क्या है बीपीए का. तो जब मैं ऑडिट के अंदर भी बात करूंगा, वाई डू यू नीड टेक्नोलॉजी, क्योंकि सर पहले 100 ट्रांजैक्शन थे, आज 1,00,000 ट्रांजैक्शन है. 100 ट्रांजैक्शन चेक करना मैन्युअली पॉसिबल था, 1,00,000 चेक करना पॉसिबल नहीं है. मतलब पहले आपको क्या बेनिफिट्स चाहिए, वाई डू यू नीड ऑटोमेशन इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क. तो जब तक आप ये कुछ चीजें जो नीचे लिखी हुई है, ये चीजें दिमाग में नहीं रखोगे तो आप चीजों को ऑटोमेट नहीं कर पाएंगे. अगर आप चाहते हैं डिजिटल ऑडिट परफॉर्म करना, तो पहले नॉर्मल ऑडिट में क्या प्रॉब्लम है जिसको आप कैसे टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं, इसका लिस्ट बनाइए, फिर सोचिए डिजिटल ऑडिट काम का है या नहीं है. मतलब बिफोर आई थिंक अबाउट डिजिटल ऑडिट, आई शुड नो व्हाई डिजिटल ऑडिट. दैट इज व्हाई पॉइंट नंबर 1, चैलेंज नंबर 1 पढ़ के देखिए क्या बोलता है. व्हाट इज योर चैलेंज नंबर 1? यू शुड नो व्हाट बेनिफिट यू वांट टू अचीव बाय ऑटोमेशन. मतलब एज अ ऑडिट फर्म मुझे क्या फायदा मिलेगा ऑटोमेशन का, मुझे यह पता होना चाहिए. बाजू में लिखिए वाई ऑटोमेशन, एक वर्ड आपको याद रहेगा, वाई ऑटोमेशन. अब नंबर 2, क्योंकि
आप जब ऑडिटिंग करने के लिए जाएंगे, यू आर गोइंग टू डील विद सो मेनी पीपल एट द सेम टाइम। आपके ऑडिट के अंदर भी देखो, बिजनेस में बोल सकता हूं ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम होता कर दो, क्योंकि बिजनेस में क्या है, सेम प्रोडक्ट बनाने का है, असेंबली लाइन लगाओ, जितना ऑटोमेशन हो गया बढ़िया है। बट ऑडिट में ऐसा नहीं है। ऑडिट में एक्सपेक्टेशन, थोड़ा जजमेंट का इस्तेमाल होगा, आप बहुत सारे लोगों से डील करेंगे, टैक्टफुली आपको काम करना पड़ेगा। इसीलिए थिंकिंग अबाउट पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, थिंक पीपल फर्स्ट, मतलब थिंक मोर अबाउट, पहला थॉट प्रोसेस इज who all are involved, what will happen if there is going to be a change, will my audit team people will be able to accept change at all, क्या सर वो चेंज को इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा। मतलब कभी भी ना ओवर एस्टिमेट करना चाहिए ना अंडर एस्टिमेट करना चाहिए कि भाई चेंजेस तो बहुत इजीली आ सकते हैं। हमेशा आपको बहुत रैशनल अप्रोच रखना चाहिए, बिकॉज आपके ऑडिट टीम में लोग हमेशा रहेंगे। आप पीपल को कंप्लीटली, ह्यूमन इंटरवेंशन ऑडिट में जीरो नहीं हो सकता है, ऑडिट में ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा रहेगा। रादर अपनी बात बोलता हूं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। इन ए कंट्री लाइक इंडिया, मेरे को ऐसा लगता है, अब लोगों ने ऐसा सोचा भी होगा, सर व्हाट अबाउट अकाउंटिंग, व्हाट अबाउट ऑडिटिंग, हाउ एआई विल चेंज इट? वेरी लेस इंपैक्ट, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 to 7 years। द रीजन बीइंग, सोचो ना, हमने हर चीज का प्रोसेस इतना कम्बरसम बना के रखा है। आप जीएसटी रिटर्न से देख लीजिए, आपका क्रेडिट अवेल करने का मैकेनिज्म देख लीजिए, आपके स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देख लीजिए, इतना कम्बरसम बना के रखा है। आप टेक्नोलॉजी बनाते हो टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, आपने प्रोसेस को ऑलरेडी, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, इन जनरल इतना सिंप्लीफाई नहीं किया है। इट इज बीइंग मेड इन सच अ मैनर कि आपको एक्चुअली ह्यूमन बीइंग लगने ही वाला है बार बार उस प्रोसेस को। भले ही मैं डेटा एनालिटिक्स से टूल चूज कर लूंगा, भले ही मैं ऑनलाइन ये काम कर लूंगा, मैं हो सकता है रिमोट ऑडिट कर लूं, घर से बैठ के ऑडिट कर लूं, बट इंसान तो ऑडिट करने के लिए लगने ही वाला है। इंसान तो इवन अकाउंटिंग का अप टू सम एक्सटेंट काम करने के लिए लगने वाला है। ऑल्दो इफ यू रियली आस्क मी, इफ समवन रियली वांट्स टू ऑटोमेट, तो सिंपल है ना, सारे ट्रांजैक्शन को आपको ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा। bigbasket.com, इफ माई ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑनलाइन, ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करने के लिए इंसान आया, बट ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस हुआ, रेवेन्यू ऑनलाइन रिकॉग्नाइज हो गया, सारे एक्सपेंसेस अगर मैं ऑनलाइन कर दूं तो शायद मैनुअल इंटरवेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर एक बार बिजनेस में करना पॉसिबल है, बट जब आप ऑडिटिंग करने के लिए जाएंगे, आपका जजमेंट का रेलेवेंस रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ऑडिटिंग का काम ही एग्जामिनेशन है। एंड इन केस ऑफ एग्जामिनेशन वी विल ऑलवेज वांट टू रिलाई ऑन अ ह्यूमन बीइंग देन ऑन अ टेक्नोलॉजी, इन जनरल एज अ गवर्नमेंट, इन जनरल एज अ स्टेक होल्डर। इस वजह से स्टेक होल्डर का एक्सपेक्टेशन है कि वो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होना चाहिए जजमेंट के लिए। अदरवाइज लेट्स से इफ देयर इज अ फ्रॉड एंड इफ अ सिस्टम इज नॉट एबल टू डिटेक्ट अ फ्रॉड, हु इज गिल्टी इन द आइज ऑफ लॉ? द वन हु क्रिएटेड द सिस्टम। विल यू फाइल अ केस अगेंस्ट ओरेकल? वो क्या बोलेगा, भाई मैंने ईआरपी बनाया है, समझो, मैंने मेरा टूल बनाया है, यूज करना नहीं करना तेरे ऊपर है, तेरे को यूज करना नहीं आता, मेरी गलती थोड़ी है आइडियली। टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर विल नेवर बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फॉर अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग अकाउंटिंग ऑडिटिंग, इट विल ऑलवेज बी ह्यूमन बेस्ड। दैट इज वाई उसको जीरो कर देना कि ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा, इट्स वेरी टफ। अनफॉर्चुनेटली जो मैकेनिज्म से अकाउंटिंग ऑडिटिंग वर्क करता है, हमारे लिए फॉर्चुनेट भी है कि आपका रेलेवेंस बना रहेगा, आपका रेलेवेंस कभी भी खत्म नहीं होगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट? तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि आपका रेलेवेंस एटलीस्ट कुछ इंडस्ट्रीज में हमेशा रहेगा, उतना थ्रेट नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, हमेशा ऑटोमेशन के लिए सही प्रोसेस को टारगेट करो, इट इज इंपॉर्टेंट। अब रैंडमली उस प्रोसेस को ऑटोमेट मत करो जिससे कोई फायदा नहीं है, ऑटोमेट द राइट प्रोसेस। Next, automation is not a standalone solution. It should be part of a broader digitalization strategy. सिर्फ एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने से ऑडिट बढ़िया नहीं हो जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा अलग अलग टूल्स कब कब यूज करने वाले हैं, क्या क्या यूज करने वाले हैं, कैसे ऑडिट को और सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक बड़े स्ट्रेटेजी का छोटा सा पार्ट है। इट्स मोर लाइक अ स्मॉल स्ट्रेटेजी इन अ बिगर ओवरऑल योर स्ट्रेटेजिक सिनेरियो। आप जब पूरा ऑडिटिंग को डिजिटल बनाना चाहते हैं, ऑटोमेशन उसमें से एक छोटा पार्ट रहेगा कुछ एरियाज के लिए। इंश्योर दैट प्रोसेस वर्क्स। जो प्रोसेस आप ऑटोमेट करना चाहते हो ना, वो प्रोसेस एक्चुअली में काम करता है क्या, उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है क्या। देखो, बॉट्स डू नॉट इजीली अडॉप्ट टू प्रोसेस चेंजेस। इंसान बदलाव को एक्सेप्ट कर सकता है, टेक्नोलॉजी के लिए वो बोलता है बार बार प्रोसेस बदलते रहोगे, टेक्नोलॉजी विल गो क्रेजी। इट इज अ फैक्ट। आई विल गिव यू एग्जांपल्स। आज भी बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं। रिसेंट टाइम, एयर इंडिया 3 फ्लाइट सेम एयरपोर्ट से जा रहे हैं, समझ रहे हो मेरा बात, तीनों डिले हो गए हैं।
तीनों लोगों को ऑटोमेटेड कॉल करना है, योर फ्लाइट इज डिलेड, सिस्टम ही करता है, कोई बैठ के कॉल नहीं करता है। आपको ऑटोमेटिक कॉल आता है वेयर देयर इज अ कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस वेयर दे टेल यू आपका फ्लाइट डिले हो गया है, समझ रहे हो। जिसका फ्लाइट आधा घंटा लेट हुआ है उसको आपको कॉल आके बोलता है 2.5 घंटा लेट हो गया है। आपका मैसेज आता है योर फ्लाइट इज डिलेड बाय 40 मिनट्स। तो बेसिकली जस्ट इमेजिन, सेम इंसान ओवर अ कॉल आई गेट टू नो इट इज डिलेड बाय 2.5 आवर्स, सेम इंसान ऑन द मैसेज आई गेट टू नो दैट फ्लाइट इज डिलेड बाय 40 मिनट्स। Even technology doesn't make sense sometimes. Why? Because of too much changes. If there is too many changes in the same algorithm, it will work in the best manner. There is no guarantee altogether. कोई guarantee नहीं होता है, वो भी गलती कर सकता है। आपको आज भी क्वेश्चन बोलता हूं मैं, आप अगर चैट जीपीटी को जाकर के आईसीआई के डिजिटल ऑडिट का क्वेश्चन पूछ लोगे, उसका आंसर आईसीआई के आंसर से मैच नहीं होगा, बिकॉज डिजिटल ऑडिट इज सच अ ओपन एंडेड वर्ड। चैट जीपीटी क्या बोलेगा, डिजिटल ऑडिट रिलेटेड जो बेस्ट आंसर है दुनिया का वो निकाल के देता हूं। आईसीआई बोलता है बेस्ट आंसर चाहिए नहीं, आंसर वो चाहिए जो मेरे मॉड्यूल में। बात समझ में आया क्या? तेरा आंसर मैच होगा क्या? चांस ही नहीं है। तू ये, मैं कंफर्म बोलता हूं, मजाक नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, दिस इज ऑल देयर ऑन सोशल मीडिया, लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड। मैचिंग द आईसीआई आंसर इज अ चैलेंज। It's like maybe once in 100 scenario it will match perfectly, otherwise 99% time, because ChatGPT is global, ICAI is also global, but still there can be a difference because expectation from a student is his answer should be local. There is a difference. I hope you understand this. तो तेरे हिसाब से लिख क्या टेक्नोलॉजी के बारे में? 0 मिलेगा, बढ़िया, कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास में, तो जो ये लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। तो वो तो सिस्टम को ही नहीं पता ना कि मेरे लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रेलेवेंट है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है, एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने से पहले सोचना, व्हाई ऑटोमेशन, विच प्रोसेस आई शुड ऑटोमेट। सर ऑटोमेट करने के बाद में सिर्फ ये ऑटोमेशन करके सब कुछ हो जाएगा, या ऑटोमेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ माय ओवरऑल स्ट्रेटेजी, ये सब सोचना, इसके बिना ऑटोमेशन में मत जाना। जब तक भाई प्रोसेस स्टैंडर्डाइज नहीं होता, ऑटोमेशन का सिंपल रूल पता है क्या है, सेम चीज 1000 बार रिपीट होने वाली है, 1000 से 10,000 बार रिपीट होने वाली है। इफ यू आर गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग मल्टीपल टाइम्स, देन ओनली इट मेक सेंस टू ऑटोमेट, अदरवाइज नेवर ऑटोमेट। ऑटोमेट का फायदा यही है, ये मैकेनिकल है, बार बार करना पड़ेगा, तो क्यों ना सिस्टम को बोल दिया जाए करने के लिए, तो शायद सिस्टम ये बेहतर तरीके से रिपीट कर पाएगा। दैट इज द एसेंस ऑफ ऑटोमेशन। लास्ट पॉइंट, ऑटोमेशन introduces new challenges for organization. Don't forget about governance and data security in the risk framework. Obviously, more and more data on the web, the bigger the risk for you. There is no doubt about this. ये challenges के बजाय मैं बोलूंगा indirectly आपको questions थे. Ask yourself these questions before automating anything in your auditing process. ऊपर जाइए, एक क्वेश्चन लिख दीजिए, ये कंसिडरेशन जैसा है ना, उसके बाजू में लिख दीजिए important points to be kept in mind before automating. Important points to be kept in mind before automating any process in auditing organization. Before automating any process in an auditing organization, in an audit organization. Audit organization में कोई भी प्रोसेस ऑटोमेट करने से पहले आपने ये चीज को दिमाग में रखना चाहिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो मेजर क्वेश्चन हो गए, व्हाट इज डिजिटल ऑडिट, what are the advantages, and normally challenges बोल दीजिए, considerations बोल दीजिए, important points बोल दीजिए जो मुझे दिमाग में रखने पड़ेंगे कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेट करने से पहले। why automation, what to automate, ऑटोमेट करने से पहले इज द प्रोसेस ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड, एंड ऑब्वियसली ऑटोमेशन के बाद में अपने खुद के नए चैलेंजेस आने वाले हैं, ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? लास्ट पार्ट, एरियाज ऑफ फोकस। देखो, as auditors will obtain understanding of management's implementation and oversight of new technology, they will also perform procedures to understand the changes to company's business, including the changes to information technology environment. ये basically your essay 315 को extend कर रहा है। देखो 315 क्या बोलता है, understanding the entity and its environment, और उसमें एक बात बोलता है, सर
अब ये भी समझिएगा, लास्ट ईयर मैंने ऑडिट किया, तो इस साल में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या बदलाव आया? कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हुआ है क्या? कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन किया है क्या? ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज किए हैं क्या? नए प्रोडक्ट्स के अंदर वेंचर आउट किया है क्या? ये जानना जरूरी है। उसी तरीके से कंपनी ने टेक्नोलॉजिकली कुछ बदलाव लाया है क्या इन द करंट ईयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ये जानना जरूरी है। नया ईआरपी में माइग्रेट किया है क्या, जानना जरूरी है। एग्जिस्टिंग ईआरपी में कोई चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, जानना जरूरी है। मतलब इज देयर अ चेंज फ्रॉम द प्रीवियस सिचुएशन टू द करंट सिचुएशन फ्रॉम आईटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी जानना जरूरी है। देखो, नंबर 1 एरियाज ऑफ फोकस इज new activities or changes to the existing process ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। मे बी सैलरी का पेमेंट्स करने का तरीका बदल दिया होगा, मे बी एक्सपेंसेस बुक करने का मैकेनिज्म बदल दिया होगा, मे बी ईआरपी को यूज करने का मैकेनिज्म बदल दिया होगा। पहले सेमी ऑटोमेशन था, बहुत सारी जगह कंप्लीट ऑटोमेशन ला दिया होगा। इज देयर अ चेंज, ये मेरे को जानना बहुत जरूरी है। नंबर ए मतलब है इज देयर अ चेंज। नंबर बी एग्जाम्पल, नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, चेंजेस इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल, जो ऑटोमेशन करते हैं ना, जो आईटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन लोगों के काम में कुछ बदलाव है क्या? सर, चेंजेस इन स्टाफिंग लेवल्स, कि मतलब हो सकता है कंट्रोल्स के लिए पहले जो हिरार्की था 3 लेवल का था, अब उसको रिड्यूस करके 2 लेवल कर दिया है। दिस ओनली वन मेकर चेकर कॉन्सेप्ट, जो चेकर है उसका कोई ऊपर रिव्यूअर नहीं एग्जिस्ट करता है, 3 लेवल से 2 लेवल कर दिया होगा। नीचे देखिए, चेंजेस इन द वे entities system are developed and maintained, whether these changes introduce new risks and require new controls, कि आपके प्रोसेस में कुछ बदलाव आया है जिसकी वजह से नया रिस्क आ गया है, नया रिस्क आ गया है तो नया कंट्रोल भी लगेगा। एग्जांपल, कंपनी आज तक अपने सेलेक्टेड सप्लायर से, वेंडर से ही खरीदता था, इसलिए कोटेशन एनालिसिस करता ही नहीं था। इट वाज लाइक एक बार करते हैं, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उससे खरीदते हैं। बहुत सारा बिजनेस ऐसा करता है। अब कंपनी बोलता नहीं, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वेंडर से हर बार कोटेशन मांगना पड़ेगा। हर बार कोटेशन मांगना तो कोटेशन एनालिसिस आ जाएगा, वो एक नया कंट्रोल का स्टेप ऐड हो जाएगा, तो नया रिस्क, यू विल नीड अ न्यू कंट्रोल। नंबर 3, द इंपैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एज हाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन्स और जनरेट्स रेलेवेंट क्वालिटी इंफॉर्मेशन, मतलब नए टेक्नोलॉजी की वजह से क्या कोई न्यू आईटी रिस्क है क्या? बेसिकली इस पॉइंट में एक ही क्वेश्चन है, इज there a change in entities IT environment? If yes, वो आपको समझना पड़ेगा, क्या कंपनी के आईटी एनवायरनमेंट में कोई बदलाव है? पूरे पैराग्राफ का एक सिंपल लाइन के अंदर लॉजिक है, अगर कंपनी के आईटी एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का बदलाव है, वो क्या है, क्यों चेंज है, उसका इंपैक्ट क्या आएगा, क्या कोई नया रिस्क पता चलेगा, नए कंट्रोल होने चाहिए, ये सोचना आपको इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में लिख के दिया है। द एंटायर पैराग्राफ इज, क्या कुछ आईटी एनवायरनमेंट में कंपनी में बदलाव आया है? अगर हां, आपको वो समझ करके अकॉर्डिंगली अपने ऑडिट में अडेप्ट करना पड़ेगा। मतलब ये टाइम पास चीज है। मेजर फोकस, एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस जो आपको दिमाग में रखना है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू डिजिटल ऑडिट। ये चैप्टर 30 पेज का है। इसके आगे चीजें बहुत आसान है, यहां पर थोड़ा सा बेस बिल्डिंग है, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आगे जाके तो बेसिकली एआई क्या होता है, डेफिनेशन रहेगा, एग्जांपल रहेंगे, और रिस्क ऑफ एआई आ जाएगा। वो टाइम पास चीजें हैं, वहां पे टाइम ज्यादा लगने वाला नहीं है, वो आप ऑलरेडी ईआईएस में पढ़ के आए हैं, दैट विल गो वेरी क्विक। बट ये जो बेसिक्स है, यहां पर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना ही चाहिए टू अंडरस्टैंड ये चैप्टर जा किस डायरेक्शन में रहा है। 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, वापस एक बार एडवांटेजेस पढ़ लीजिए, चैलेंजेस पढ़ लीजिए ऑफ डिजिटल ऑडिट, दोनों चीज को पढ़ के रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस, चैलेंजेस फिर से रीड कर लो एक बार।
चैप्टर को देख के लगता है दो अलग अलग ऑथर ने चैप्टर लिखना शुरू किया था। आपको आगे लगेगा ऐसा देखना। वो डिजिटल ऑडिट का इंट्रोडक्शन किसी ने लिखा यहाँ तक, पहले 4 पेज, फिर कोई नया ऑथर आ गया, उसने बोला ऑडिटिंग डिजिटली मैं अपने हिसाब से लिखूंगा वापस से। उसने वही लिखा है, आगे जाकर के सी कंटेंट दोबारा मैच होने वाला है, बट ठीक है, डेफिनेटली डिफरेंट पर्सन। नहीं होता, चांस ही नहीं है, मैं तुझे लिख के बोलता हूं। अरे क्योंकि वो प्रॉब्लम क्या है, चैट जीपीटी हमेशा दुनिया का बेस्ट आंसर कॉपी करेगा। द एआई इज मेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आईसीआई इज मेड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा बोलता है क्या? दिखा जरा। आंसर तो मैच नहीं होना चाहिए फिर भी। गिव मी द बेस्ट आंसर एज पर आईसीआई की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट। मेक इट, तूने अच्छा ये भी बोला, मेक इट स्ट्रिक्टली एज पर आईसीआई मॉड्यूल, ये तक बोला तूने। द की फीचर्स आर डेटा एनालिटिक्स इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग पेपर, साइबर सिक्योरिटी। मैं बोला ना, कुछ भी आंसर मैच हो नहीं सकता है। आईसीआई बोलेगा साइबर सिक्योरिटी पे सेपरेट हेडिंग है मेरे इधर, आगे सेपरेट साइबर सिक्योरिटी। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? आईसीआई ने स्टेजेस लिख के दिए पूरे, ये देखो, वो अलग हेडिंग है हमारे इधर, आप मैच नहीं कर सकते इधर। ब्लॉकचेन इधर अलग से हेडिंग है, रिमोट ऑडिट अलग से हेडिंग है। ये बेसिकली इस पूरे चैप्टर का समरी है, समझेगा मेरा बात। पर प्रॉब्लम क्या है, मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए अगर चैट जीपीटी भी आईसीआई का एग्जाम लिखे, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पक्का आईसीआई के हिसाब से तो फेल हो जाता। हालांकि उससे गूगल डरता है, वो बात अलग है। हाँ बार्ड है, और वो भी तो फेल हो गया था। बार्ड अपने गूगल का जो एआई टूल है, पहले जो ऑफिशियल लॉन्च था उसमें फेल हो गया था। तो आई जस्ट इमेजिन, मतलब इवन दैट कैन गो रॉन्ग, इवन अ कंपनी लाइक गूगल हैज गॉन रॉन्ग। सो ठीक है, एनीवेज जाने दो। पढ़ा आपने आगे, कंसिडरेशंस इन ऑडिटिंग डिजिटली, सेम वापस वो चैलेंजेस, ब्रैकेट्स में लिखो चैलेंजेस 12.6। बस इस बार थोड़े अच्छे हेडिंग के साथ चैलेंजेस लिखे हैं। देखो अच्छा लिखा है, देखो ऑथर का अगर नॉवल जैसे पढ़ना है ना तो बढ़िया है। ऑल इंडस्ट्री सेक्टर्स आर अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी, बट इट इज इंपॉर्टेंट, ऑडिटर के नीड्स यूनिक हैं। इसीलिए ऑडिटर की टेक जर्नी में अपने फॉलोइंग चीजों को दिमाग में रखना चाहिए। मतलब ये एक ऑडिटर टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज नहीं करता है, वो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए जा रहा है, उसकी जर्नी के अंदर आपको फॉलोइंग चीजों को ध्यान रखना है। नंबर 1, वाई बीपीए था ना, वैसे आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है टू नो वाई आई नीड ऑटोमेशन, दैट इज व्हाट प्रॉब्लम्स आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। कौन सा टेक्नोलॉजी मेरे को हेल्प कर सकता है? दुनिया में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स ने डेटा अक्वायर करने के लिए टूल्स बना के दिए हैं, डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। विजुअलाइजेशन इज बेसिकली डेटा को एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट बना के देना, दैट्स कॉल्ड एज डेटा विजुअलाइजेशन। सर कंसीडर आपके लिए कौन सा सोल्यूशन बेस्ट होगा और एग्जिस्टिंग प्रोसेस में आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब सर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहे हो एज अ ऑडिटर, कौन सा सॉल्यूशन आपके हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन होगा जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस में आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। नंबर 3, चलो अब टेक्नोलॉजी तो लेके आ गए, अब सर लोगों को भी तो स्किल देना पड़ेगा ना आपको कि हाउ टू यूज दैट टेक्नोलॉजी। जब भी कोई नया टूल आता है आपको आर्टिकल में ट्रेनिंग दिया जाता है, ऐसा होना चाहिए आइडियली, कि आपने उस टूल का इस्तेमाल कैसे करना है। हाउ विल यू अप स्किल, मतलब अपने लोगों के स्किल्स को ऊपर लेकर के जाओगे। अप स्किलिंग इज अपने जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनके स्किल्स को एनहेंस करना, ग्रो करवाना। देखो टेक्नोलॉजी इज ओनली एज गुड एज द पीपल यूजिंग इट। मतलब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी अपने आप में कुछ काम का नहीं है। अगर आपको चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछना भी नहीं आता है तो चैट जीपीटी बिना क्वेश्चन पूछे कुछ नहीं कर सकता है। Training and development are critical to ensure that how they understand and how do they know how to use the technology. सर अगर लोग उसको reluctance, मतलब लोग आसानी से changes को accept नहीं करेंगे, however continuous training उनको forcefully accept करने के लिए तैयार कर देगा। ऐसा लिखना नहीं चाहते, वो बोलता है continuous training से लोग उसको accept कर लेंगे जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है। किसको पसंद है? तुम्हारे पास एक ऑलरेडी डब्बा है जिसमें तुमको डॉक्यूमेंटेशन करना आता है, सडनली नया डब्बा आएगा, डॉक्यूमेंटेशन करने का तरीका बदल जाएगा,
थोड़े दिन तो आपको वियर्ड लगेगा ना, थोड़े दिन तो आपको अजीब सा लगेगा, बट कंटिन्यूस ट्रेनिंग विल सॉल्व द प्रॉब्लम अल्टीमेटली। रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सोल्यूशन, देखो जब आप ऑटोमेशन की तरफ जाते हो, बहुत हाईली ऑटोमेटेड सोल्यूशन भी मिल सकते हैं, बेसिक ऑटोमेशन भी मिल सकता है, सेमी ऑटोमेशन, मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। Which option is right for you? You have to think about this and then go ahead and choose. देखो, there's a range of automation solution from very low level to very high sophistication. आपको सोचना चाहिए कौन सा टास्क आपको स्टैंडर्डाइज करना है, कब आपके और कैसे आपके एफर्ट्स को बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो बेस्ट सोल्यूशन लगे आपने वो पिक करना चाहिए। सेम है why automation. Number 2, how can I automate? What are the options? Find the best option and then implement that option. ये बेसिकली वही चैलेंजेस हैं, वही स्टेप्स हैं, वही स्टेजेस हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस इन अ ऑडिटिंग एनवायरमेंट। दिस एंड योर दोस चैलेंजेस आर सेम, इधर बिना हेडिंग के लिखा है, उधर विथ हेडिंग लिखा है। अब मेरे को ये मत पूछना कौन सा आंसर कब लिखना है, मेरे पास भी कोई आंसर नहीं है, अनलेस तुमको याद रह जाए कि पहला वर्ड था डिजिटल ऑडिट, बाद में था ऑडिटिंग डिजिटली। समझ रहे हो? इफ इट इज अराउंड ऑडिटिंग डिजिटली, दिस इज द आंसर। इफ इट इज अबाउट डिजिटल ऑडिट, दैट इज द आंसर। बट ऑनेस्टली देखने के बाद लगता है इधर बढ़िया 4 हेडिंग है। आई वुड से ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, क्योंकि बढ़िया क्रिस्प 4 हेडिंग्स है, अंदर बढ़िया 2-2 लाइन का कंटेंट लिखा हुआ है, परफेक्ट कैंडिडेट है आईसीआई के हिसाब से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछने का। आई वुड रेकमेंड, स्टेजेस बोल करके बोला है, इसको मार्क कर लीजिएगा। आपके ऑडिटिंग के टेक जर्नी में क्या क्या स्टेजेस आएंगे, उस तरीके से क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। दिस कैन बिकम अ 4 मार्क क्वेश्चन। तो काम करो, एडवांटेजेस वहां वाला पकड़ लो, स्टेजेस यहां के पकड़ लो। क्या करेंगे, यही जमाना आ गया पढ़ाने के लिए, आपको तरीका बचा ही नहीं है। दिस वॉज इंट्रोडक्शन टू डिजिटल ऑडिट। अब हम जाएंगे अगले पार्ट के ऊपर। मतलब ऐसे देखो, पहले जो 2 पार्ट थे ना, दे आर सिमिलर, रिमेंबर। अब जब खुद से पढ़ाई करो ना, क्या दिमाग में रखने का, चैप्टर ओवरव्यू में आने का। 1 और 2 में क्या पढ़ने का है, एडवांटेजेस, कंसिडरेशंस, 2 ही चीज में दिमाग लगाने का है। मतलब पार्ट 1 और 2 में मेजर फोकस ही उधर है। अब डिजिटल ऑडिट वगैरह क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह मत पढ़ो, बेसिक एक रीड कर लिया काफी हो गया। इसके बाद किधर जाने का है, अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट इज अ सेपरेट हेडिंग। क्या उस पर अलग से क्वेश्चन आ सकता है? मैं आपको ऐसे हर हेडिंग के ऊपर स्पेसिफिक डिस्कशन करके क्वेश्चन बताते जाऊंगा। ऐसे चैप्टर्स को हमको पहले से स्ट्रीमलाइन करके रखना जरूरी है कि इस चैप्टर में भाई ये 10 क्वेश्चन ही पढ़ने का है। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए, ये कौन से 10 क्वेश्चन पढ़ने, ताकि चैप्टर खोलते ही पहले वो 10 क्वेश्चन पढ़ लूं, उसके बाद में टाइम मिलेगा तो बाकी चीज रीड करने का ट्राई करेगा, अदरवाइज आई एम गोइंग टू इग्नोर। मतलब ये मैं आपके सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। मैं आपको सब कुछ पढ़ा के दूंगा एक बार के लिए, बट व्हेन यू आर डूइंग अ सेल्फ स्टडी, दैट इज हाउ योर थॉट प्रोसेस शुड बी। तो अगले हेडिंग पे आइए, अंडरस्टैंडिंग दी आईटी एनवायरनमेंट। इस बार ना ये कंपनी के आईटी एनवायरनमेंट को समझने के लिए बोल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला। अब कंपनी के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे मीटिंग अरेंज कीजिए, उस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछिए। क्या आप लोग थोड़ा बहुत भी आईटी एनवायरनमेंट इंप्लीमेंट कर चुके हैं बिजनेस के में? अगर हाँ, लेट्स से व्हाट ऑल ईआरपी एंड एप्लीकेशंस यू यूज। ये ईआरपी एप्लीकेशंस इन हाउस बनाए गए हैं या वेंडर ने बना के दिए हैं? इज इट अ पैकेज प्रोग्राम और अ सैस? पैकेज प्रोग्राम मतलब एज अ प्रोग्राम बना के दिया, इंस्टॉल करो, यूज करो, जैसे आप टैली वगैरह यूज करते हो, या आप टैली को ही क्लाउड के थ्रू यूज करते हो, दैट इज रेडीमेड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यू लॉग इन थ्रू अ क्लाउड एंड देन यू ट्राई टू यूज टैली। ऑब्वियसली इट्स वेरी स्लो इन कंपेरिजन टू योर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। बॉटम लाइन, कंपनी का आईटी एनवायरनमेंट उनके लोगों से पूछ के समझना पड़ेगा और एक प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा। ये चीज इंटर ऑडिट में भी था, वैसा का वैसा फाइनल में लिख के दिया है, दैट इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट। एक अच्छा बॉक्स भी बना के दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे आपको समझेगा आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। 12.7 पे आइए, अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट। देखो पहला पॉइंट, understanding the ways in which entity relies upon IT and how IT environment is set up to support the business। इससे ऑडिटर को बेटर तरीके से समझेगा आईटी की वजह से क्या नए रिस्क आएंगे। बेसिकली जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा रहे हैं ना 315, उसका ही ये पार्ट है।
आपको नॉर्मल रिस्क तो ढूंढना ही होता है, साथ साथ में आप इस बार ढूंढना चाहेंगे आईटी रिस्क को भी, क्योंकि जब आप नॉर्मल कंट्रोल चेक करेंगे तो उसमें आप आईटी कंट्रोल्स को भी चेक करना चाहेंगे। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई न्यू आईटी रिस्क्स, ताकि आप उनसे रिलेटेड कंट्रोल्स को बेहतर चेक कर पाएंगे। दिस इज द हेडिंग, अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट। नीचे आइए सर, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कंट्रोल्स जो ये प्रोसेसेस के लिए बनाए जाएंगे। आप कैसे ऑब्टेन करेंगे? पॉइंट नंबर 4 को मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट, दिस कैन बिकम अ क्वेश्चन। ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। जब मैं एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझने जा रहा हूं तो क्या क्या समझूंगा? नंबर 1, क्या क्या एप्लीकेशंस कंपनी यूज करता है? इज इट वन ईआरपी, मल्टीपल ईआरपी? पेरोल के लिए अलग एप्लीकेशन रहेगा, लेट्स से परचेज ऑर्डर प्लेस करने के लिए अलग एप्लीकेशन रहेगा, बाकी चीजों के लिए एक कॉमन ईआरपी रहेगा। वॉट एवर इट इज, आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल एप्लीकेशंस दे यूज। नंबर 2, डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईच एप्लीकेशन। हर एप्लीकेशन को आपने बनाया है, थर्ड पार्टी ने बना के दिया है, सर्वर इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, कौन से आर्किटेक्चर में बिल्ड किया है, उस हर एप्लीकेशन का डिटेल्स आपको लगेगा। पहले क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो हर एप्लीकेशन का डिटेल्ड आईटी रिक्वायरमेंट्स आपको समझना पड़ेगा। नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, हिरार्की क्या है, मतलब इज देयर अ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, इज देयर अ सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है कि नहीं है, वो समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपके क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर्स है जो आप फॉलो करते हैं, क्या आप लोग यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, याद है क्या वर्ड SA402? हो सकता है आप लोग आईटी कंट्रोल्स के लिए एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का भी इस्तेमाल करते होंगे, इवन दैट कैन बी द केस। सो ओवरऑल आईटी रिस्क क्या है एंड कंट्रोल्स क्या है समझना पड़ेगा। मतलब सर, व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट ऑल ईआरपी एप्लीकेशंस यू हैव, ये इन हाउस है, बाहर से बनवा के लिए हैं, आर्किटेक्चर क्या है, सर्वर किधर है, लोकेशन क्या है, ये पूरी डिटेल लगेंगे। फिर सर इसकी वजह से नए आईटी रिस्क क्या है, नए कंट्रोल्स क्या है। सर आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, 4 पॉइंट याद रखना, काम हो जाएगा। Number 1, what all applications you use? What are the IT infrastructure components of these applications? Are you using the work of a service organization? What are IT risks and controls? And obviously, normally इसके regarding एक अच्छा organization structure होना चाहिए। 5 पॉइंट्स को पढ़ लीजिए एक बार, अच्छा है। दिस कैन बी अ सेपरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको एक ऑडिट करने के लिए भेजा गया है, वहां पे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते वक्त क्या क्या चीज को आप दिमाग में रखेंगे, व्हाट ऑल पॉइंट्स यू विल कीप इन माइंड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। पढ़ लीजिए, यह आंसर आपको आना चाहिए। चलो आगे, की एरियाज फॉर एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड आईटी एनवायरनमेंट। अब देखो, थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं कि भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या ऑब्टेन करना है, लिस्ट बना के दिया। अब कुछ स्पेसिफिक चीजें बोल रहा है। जब आप एक आईटी एनवायरनमेंट को समझते हैं, 3 कोर चीजें हैं जो बेसिकली आपको दिमाग में रखनी चाहिए। 3, फर्स्ट 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, बाकी वाला टाइम पास है, वो आपको गाइडेंस देगा। पहले 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी में आप एक आईटी एनवायरनमेंट समझने जा रहे हो, पहला क्वेश्चन ये है, जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, एक्चुअली में फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? मतलब क्वेश्चन नंबर 1, हु इनिशिएट द ट्रांजैक्शन, हु अप्रूव्स द ट्रांजैक्शन, एंड क्या सर इनिशिएशन इज इक्वल्स टू अप्रूवल? क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हो सकता है मैंने एंट्री इनिशिएट किया
पोस्टिंग किया ही नहीं पर ऑटोमेटिकली पोस्टिंग हो गया। तो कभी कभी इनिशिएशन इज द ओनली स्टेप इन्वॉल्व। तो मेरे को जानना जरूरी है एक ट्रांजैक्शन का फ्लो क्या है, मतलब कैसे एक एंट्री पास होने से लेकर के कैसे मेरे पीएनएल और बैलेंस शीट को हिट करता है, दैट एंटायर फ्लो समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, व्हाट इज मास्टर डेटा, व्हाट इज नॉन मास्टर डेटा, याद है क्या थोड़ा? मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा, सिस्टम में एक ऐसा डेटा जो हर बार नहीं बदलता है मास्टर डेटा कहलाता है, जो हर बार बदलता है वो नॉन मास्टर डेटा कहलाता है। एक एग्जांपल सोचो, सर आपने एक वेंडर से प्रोडक्ट खरीदा, अब वेंडर से आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है, अब सेम वेंडर से यही प्रोडक्ट खरीदते हो तो सेम वेंडर का कोड विल बी मास्टर डेटा। उस वेंडर से आपने ये प्रोडक्ट खरीदा, ये कोड भी मास्टर डेटा रहेगा, पर इसका कितना क्वांटिटी खरीदा वो नॉन मास्टर डेटा रहेगा, कब खरीदा वो नॉन मास्टर डेटा रहेगा, बिकॉज डेट विल चेंज एवरी टाइम, क्वांटिटी विल चेंज एवरी टाइम, प्राइस मे और मे नॉट बी मास्टर डेटा। अगर प्राइस फिक्स्ड है तो मास्टर डेटा बनेगा, प्राइस हर बार अलग रहेगा तो नॉन मास्टर डेटा रहेगा। तो आपको समझना पड़ेगा एक्चुअली सिस्टम में एक ट्रांजैक्शन का फ्लो कैसे होता है। ये आपके EIS का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में बताता था मास्टर डेटा क्या है, नॉन मास्टर डेटा क्या है, एंट्री करने के बाद लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, पीएनएल में कैसे जाएगा, बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, वो पूरा फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन आपको समझाता था। आपको मैं वापस वहां उस बुक की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं जिंदगी में, बट स्टिल 1 मिनट के लिए प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कुछ याद है कैसा मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा? मास्टर डेटा यू हैव इन्वेंट्री मास्टर डेटा, अकाउंटिंग मास्टर डेटा, पेरोल मास्टर डेटा, ऐसा डेटा जो हर बार नहीं बदलता है। फिर जब आप एंट्री पास करते हो, हर एंट्री को पास होने के बाद में फ्लो समझता है आपको लाइक दिस, दिख रहा है अकाउंटिंग फ्लो? थोड़ा कुछ याद आ रहा है क्या? एक ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई एंट्री की जाएगी, दिस इज ह्यूमन इंटरवेंशन इज इन्वॉल्व। हो सकता है उसके बाद पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ क्या हो जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली। तो मेरे को जब फ्लो समझेगा तो पता चलेगा ना किधर मैनुअल इंटरवेंशन है और किधर सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। इसके बाद में अच्छा पीएनएल बैलेंस शीट कैसे जाएगा, ये देखो, याद है क्या थोड़ा सा ऐसा? ये चीज ऑलरेडी सिस्टम के बैकएंड पे रहनी चाहिए, तो मुझे उसके लिए ट्रांजैक्शन का फ्लो समझना चाहिए, तो देख पाऊंगा ये लॉजिकल है कि नहीं है, कि कौन सी एंट्री पीएनएल को जा रही है, कौन सी एंट्री बैलेंस शीट को जा रही है, पीएनएल में भी किधर जा रही है, बैलेंस शीट में किधर जा रही है, बराबर है कि नहीं है? वरना एक्सपेंस कैन बी रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, तो आई नीड टू नो दैट वेदर इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। वो मैपिंग समझने के लिए फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन समझना बहुत जरूरी है। ये आपको फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन समझाने का ट्राई कर रहा है थोड़ा बहुत, अगर आपको याद आया होगा तो। कुछ याद है कैसा थोड़ा बहुत? ऐसा कभी देखा है क्या? अभी देखा ना? चलो नाइस, आ जाओ। रीड नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड इन द आईटी एनवायरनमेंट, कि कैसे आप आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड करते हो नेचर एंड नंबर ऑफ स्पेसिफिक आईटी एप्लीकेशंस। सर इसके लिए मुझे फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन समझना जरूरी है। क्या कोई ट्रांजैक्शन के फ्लो में बदलाव है? Information within the system may be the result from program changes to IT application. Yeah sir, there can be a direct change to data in the databases. Example लिखिए, example लिखिए, change in rate of interest, change in rate of interest for a specific customer, change in rate of interest for a specific customer. सोचो बैंकिंग कंपनी में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? आपने लोन के लिए या इंटरेस्ट के लिए, कोई भी इंटरेस्ट पे करने के लिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करके सिस्टम में एंटर किया है एज अ मास्टर डेटा, बराबर है कि नहीं है? नो अनऑथराइज्ड पर्सन शुड बी अलाउड टू मेक चेंजेस टू द मास्टर डेटा। ऐसा नहीं होना चाहिए लोन अप्रूवल किया 8.5 के हिसाब से, 2 महीने के बाद में सिस्टम में जाके 8.5 की जगह 6.5 कर दिया, मास्टर डेटा को चेंज कर दिया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक। इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिस्टम करता है, कोई बैठ के मैनुअली करता नहीं है। सिर्फ चेंज क्या करना है, या तो लोन का अमाउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन का अमाउंट चेंज कर नहीं पाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी डिसबर्समेंट हो चुका है, तो बुक से आपके पैसा जा चुका है, समझ रहे हो मेरा बात? अब नया ट्रांजैक्शन क्या है? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होने वाला है। अगर वो मैं इंटरेस्ट चेंज कर दूं, डोंट यू थिंक इंटरेस्ट का 2% लॉस बिजनेस में आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली? तो मेरे को जानना जरूरी है आईटी की वजह से क्या ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। मेरे को फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन समझेगा तो रिस्क समझेगा कि इस बिजनेस में कौन से डेटा में चेंज होने की वजह से कहां पर रिस्क आएगा, तो वो डेटा चेंज होने के लिए
एक इंसान के पास कंट्रोल होना ही नहीं चाहिए। ओनली ऑथराइज पर्सन शुड बी अलाउड टू चेंज द मास्टर डेटा। ये कंट्रोल होना चाहिए, पर कंट्रोल के पहले रिस्क किधर है वो पता होना चाहिए। तो पहले रिस्क मिलेगा, फिर कंट्रोल है कि नहीं देखेंगे, फिर कंट्रोल काम करता है कि नहीं करता देखेंगे। पता है, ऑडिटर ने जाके चेक करना चाहिए। डमी लोन, मैंने एक लोन लिया एचडीएफसी बैंक से, मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 8.5%। अब मैं बोलता हूं पर्सन ए, तेरे लॉगिन कर, तेरे लॉगिन से मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने का ट्राई कर, क्या होता है क्या। अगर नहीं होता है तो क्या पॉपअप आता है, वो बोलता है नहीं, यू हैव टू गो टू मिस्टर सी, मिस्टर सी के लॉगिन में जा, क्या अब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है क्या। लेट्स से अगर उसके लॉगिन से चेंज होता है तो पहले देखने का अथॉरिटी मैट्रिक्स के हिसाब से क्या मिस्टर सी को अलाउड है चेंज करना। आई शुड नो, मतलब मैं ये जब तक एग्जीक्यूट नहीं करूंगा हाउ विल आई अंडरस्टैंड कंट्रोल काम करता है कि नहीं करता है। तो पहले व्हाट कैन गो रॉन्ग, इज देयर अ कंट्रोल एंड इज द कंट्रोल वर्किंग प्रॉपरली। स्टार्ट्स विथ व्हाट कैन गो रॉन्ग, उसके लिए लोन कैसे देते हैं, ट्रांजैक्शन क्या होता है, प्रोसेस फ्लो पता होना चाहिए। फिर बोलेंगे अच्छा कंट्रोल है कि नहीं है, फिर बोलेंगे कंट्रोल काम करता है कि नहीं करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। मतलब छोटी छोटी चीजें जो सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, इनबिल्ट रहेगी। चलो आपको एग्जांपल शेयर करता हूं, प्रॉब्ली यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अभी रीसेंट टाइम में हुआ, सब ट्राई कर लिया, कुछ हो ही नहीं, इसलिए बता रहा हूं आपको मैं। एक लेट्स से बैंक है कोई, तो बॉम्ब, इससे आपने लोन लिया, ठीक है। मैं आपको बताया था ना फ्लेक्सिबल लोन का ऑप्शन होता है। लेट्स से आपने लोन लिया तो लोन अकाउंट बना आपका, इसके पैरेलल एक सेविंग्स अकाउंट भी बनता है। सिंपल फंडा है, जो बैलेंस इधर रहेगा उस अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लोन अकाउंट में बोला है तुमको 4 करोड़ का लोन दिया, सेविंग्स अकाउंट में अगर 2 करोड़ रखा तो सर 2 करोड़ माइनस कर देगा, इसमें से सिर्फ बचा 2 CR के ऊपर क्या लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा। तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द डिफरेंस बिटवीन लोन अकाउंट बैलेंस माइनस सेविंग्स अकाउंट बैलेंस। ये बैलेंस मेरा कम होकर के 1 हो गया तो 3 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, बैलेंस बढ़ के 3 हो गया तो 1 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल चीज है कि नहीं आइडियली। तो कहना इससे, जब लोन लिया तो मैंने बैंक को पूछा, जिस दिन लोन लिया है उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने इधर पूरा का पूरा 4 CR रख दिया। आई शुड नॉट पे इंटरेस्ट फॉर मोर देन 1 डे। एक दिन तूने मेरे को लोन इशू करके दिया, समझ रहा है मेरा बात, उस दिन तक सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस 0 है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इफ माय सेविंग्स अकाउंट हैज द सेम बैलेंस, उस दिन से डे एंड पे जो क्लोजिंग बैलेंस है, कैन आई से क्लोजिंग बैलेंस मैचेस विद माय लोन अमाउंट, माय इंटरेस्ट शुड बी 0 बराबर है कि नहीं, आइडियली लॉजिकल है कि नहीं है। उसने बोला हाँ ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। ठीक है, लोन इशू हो गया, होने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आरटीजीएस किया, आरटीजीएस बाउंस हो गया। आरटीजीएस बाउंस कभी होता है क्या, पहली बात तो ये, कब बाउंस होता है, जब तुम्हारे अकाउंट डिटेल मैच नहीं होते हैं। जब इतने बड़े अमाउंट का आरटीजीएस बाउंस होता है, आपको डर लगता है जिंदगी में क्या किया आपने, क्या आपने अकाउंट डिटेल गलत डाल दी है क्या, डू यू गेट माय पॉइंट। तो आप अपने साइड से, आप जिस बैंक से ट्रांसफर करो, सबने चेक कर लिया अकाउंट डिटेल परफेक्ट मैच होते हैं। अब जिस बैंक से लोन लिया उसको कॉल किया, तेरे उस अकाउंट में 4 करोड़ क्यों नहीं आ रहा है। सो ईदर द अकाउंट इज नॉट ओपन और अकाउंट इज स्टिल नॉट एक्टिवेटेड, कुछ तो चैलेंज रहेगा कि नहीं रहेगा। सब चेक करके पता चला अकाउंट भी वैलिड है, अकाउंट एक्टिव भी है, बट इसमें आरटीजीएस 4 करोड़ आ ही नहीं रहे। फिर काम किया, छोटा अमाउंट का एनईएफटी किया 5 लाख रुपए, वो भी बाउंस हो गया। फिर आईएमपीएस किया 5,000 रुपए का, वो भी बाउंस हो गया। मतलब बेसिकली वो अकाउंट ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। अ सेविंग्स अकाउंट, कौन से बैंक में ऐसा होगा जो पैसा एक्सेप्ट ना करे। बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, बट सेविंग्स अकाउंट बोलता है मैं पैसा लूंगा ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। क्योंकि इसके पीछे कंट्रोल था। द कंट्रोल सेज जिस दिन आपने लोन लिया है, जब तक उसका पहला ईएमआई का डेट नहीं आता है, मतलब द फर्स्ट क्रेडिट टू दिस अकाउंट will start from the first EMI. So if the first EMI is after 1 month, पहला पेमेंट उस दिन ही होगा, मतलब पहले महीने का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अरे बात समझ में आया क्या। तो अब सुनो, उसने क्या बोला, फर्स्ट डेट, जिस दिन ईएमआई का डेट है उस दिन तूने पैसा डाला तो ये सेविंग्स अकाउंट पैसा एक्सेप्ट करेगा, बराबर है कि नहीं है। लेट्स से मेरा ईएमआई का डेट है 20th, आज क्या डेट है, लेट्स से आज प्रीवियस मंथ का, ये है 20th अक्टूबर, मैं आज बैठा हूं 22 सितंबर, बराबर है क्या नहीं है। अब 20th अक्टूबर तो मेरे को बहुत सारे दिन वेट करना पड़ेगा। मैंने बैंकर को बोला तू ब्रांच मैनेजर है, एक काम कर मेरे ईएमआई का डेट चेंज कर दे, मैं अर्ली ईएमआई देने को तैयार हूं।
बैंक को अर्ली ईएमआई लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? कैन आई से ओनली ऑथराइज्ड पर्सन शुड बी अलाउड टू मेक द चेंजेस? उसने ईएमआई डेट चेंज किया, मेरे को नहीं पता था ऐसा कोई इजीली कर सकता है, बट उसने बोला नहीं, ब्रांच मैनेजर हैज द पावर। जिस ब्रांच से लोन इशू हुआ है, ठीक है, ईएमआई डेट चेंज कर, उसने ईएमआई डेट चेंज किया। हमने सिक्योरिटी के लिए क्या किया, 5 दिन के बाद का 25 तारीख का डेट चेंज किया, 25 सितंबर कि लोन इशू करके 5 दिन हो गया है, 25 तारीख का तू डेट रख दे, पहला ईएमआई 5 दिन के हो सकता है ना यार। सी नॉर्मली कार लोन अगर आप लेते हो ना तो ईएमआई का डेट फिक्स होता है, 5 तारीख का ईएमआई है। अब तूने लोन 1 को लिया है, 4 को लिया है, या पिछले महीने की 20 तारीख को लिया है, ईएमआई 5 तारीख को ही आएगा। बैंक सा सर्कल होता है, समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला, तो मेरे लोन के केस में क्योंकि बड़े अमाउंट को लोन है 25 तारीख का कर दो, तो डेट चेंज किया। मेरे को ऑफिशियली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में मैसेज आया, योर न्यू ईएमआई डेट इज 25 सितंबर। समझ रहे हो मेरा? 25 सितंबर को फिर आरटीजीएस किया, फिर बाउंस हो गया। वो ईएमआई डेट है, वो क्या बोलता है, तू डेट चेंज कर सकता है। जिस दिन लोन दिया था उस दिन पहले क्रेडिट का डेट 20 अक्टूबर ही होगा, ये ऑलरेडी फिक्स हो गया है। जब तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कोर डायरेक्टर चेंज ना करे, नो वन कैन चेंज द डेट आइडियली। मतलब कस्टमर खुश हो सकता है कि डेट चेंज हो गया है, ब्रांच मैनेजर को लग सकता है मैंने डेट चेंज कर दिया है, पर सेविंग्स अकाउंट पैसा उस दिन ही लेगा जिस दिन पहला ईएमआई तुम्हारा एक्टिव और ड्यू होता है, उसके पहले नहीं होता है। दिस इज हाउ पीएसयू बैंक्स वर्क। आई एम टेलिंग यू, अभी अच्छा ही है वैसे देखोगे, फ्रॉम अ बैंक पॉइंट ऑफ व्यू कंट्रोल इज नाइस। तुम नीचे कुछ भी करने का ट्राई कर लो, जब मेरा रेवेन्यू में लॉस होने का ट्राई कर रहा है, मतलब अब देखो ना, बैंक के लिए 1 महीने का रेवेन्यू इनकम है कि नहीं है, मैंने लोन दिया है, मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली राइट, बढ़िया कंट्रोल है जो एक पीएसयू के भी सीबीएस में होता है। मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं दैट ये कंट्रोल्स इतने मजा, ये वो सोचते हैं कि कौन कैसे कैसे चेंजेस करने का ट्राई करेगा, कैसे कैसे अथॉरिटी को मिसयूज करने का ट्राई करेगा। मतलब जो, और उसने क्या बोला पता है क्या, अभी पहला ईएमआई का डेट 25 तारीख कर देता हूं, पैसा डाल दो, फिर डेट को वापस चेंज करके 20 अक्टूबर ही कर दूंगा। तुम बस प्रिंसिपल एक ज्यादा पे कर देना, समझ रहे हो क्या मेरा बात? प्रिंसिपल ज्यादा पे करने से क्या होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट का कंपोनेंट सबसे ज्यादा रहेगा, प्रिंसिपल रिपेमेंट का अमाउंट तो बहुत छोटा है, क्या फर्क पड़ जाएगा, एक अर्ली ईएमआई चले जाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। और लोग ऐसा बाईपासिंग करने का ट्राई कर सकते हैं, वो अलाउ नहीं किया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से controls are very beautifully designed because these are designed by good IT organizations। उनको बताया जाता है ये एक रिस्क है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे बाईपासिंग होगा, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कंट्रोल को लगाना चाहिए। इसमें एक ही सिर्फ रिस्क होता है, अब जिस इंसान के पास में एक्चुअली में अथॉरिटी है ये चेंज करने का, वही इंसान को अगर आप मैनिपुलेट कर लो, दैट इज द मैक्सिमम मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, दैट इज द हाईएस्ट रिस्क। ऑब्वियसली किसी न किसी को तो आपको टॉप मोस्ट अथॉरिटी को पावर देना ही पड़ेगा, वो रिस्क आपके पास रहने ही वाला है। तो वो एक चीज छोड़ के बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 1 प्रोसेस फ्लो समझिए, इससे आपको रिस्क पता चलेगी। नंबर 2 सर पूरा सिस्टम समझ में आया, तो इसमें सबसे कोर एरिया क्या है वो समझ लीजिए। द ऑडिटर में आइडेंटिफाई, मार्क द वर्ड, आईटी एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर with the auditor's understanding of how information relating to, mark the word, significant class of transaction, account balances or disclosure flows into, through and out of the entity। basically जिधर जिधर ROM ज्यादा है, जिधर सिग्निफिकेंट रिस्क है, उधर आईटी कंट्रोल्स को और डिटेल में चेक करना है। द वर्ड सिग्निफिकेंट सिस्टम का मतलब है आपके कौन से सबसे रिस्की ट्रांजैक्शंस है, कौन से हाई रिस्क एरियाज हैं, उधर के आईटी सिस्टम्स को आपने और डिटेल में देखना चाहिए कि वहां ट्रांजैक्शन कैसे एंटर होता है, कैसे पास थ्रू होता है और कैसे आउटपुट जनरेट होता है। फॉर हाई रिस्की ट्रांजैक्शंस, हाई रिस्क एरियाज, कंट्रोल्स को आपको और डिटेल में समझना पड़ेगा। तो नंबर 1 पहले नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन समझो, फिर बोलता है किधर रिस्क ज्यादा है उनको आइडेंटिफाई करो। थर्ड पॉइंट सिंपल है, कंट्रोल्स कैसे हैं, मैनुअल कंट्रोल्स है, ऑटोमेटेड है, सेमी ऑटोमेटेड है। देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, सिंपल चीज है, जिधर ह्यूमन इंटरवेंशन है वो मैनुअल है, जिधर सिस्टम अपने आप से, सिंपल एग्जांपल सुनिए, आपने प्रोडक्ट खरीदा, इसका पीओ बनाया था, परचेज ऑर्डर में क्वांटिटी लिखा 50, जब आप गुड्स रिसीव करते हो आपको पीओ नंबर मेंशन करना पड़ता है। पीओ नंबर था 1 2 3 4, क्वांटिटी 50, गुड्स रिसीव करूंगा तो पीओ नंबर मेंशन करना पड़ता है, ये गुड्स कौन से पीओ के अगेंस्ट आए, 1 2 3 4 के अगेंस्ट आए,
क्वांटिटी एंटर करूंगा, कितना क्वांटिटी रिसीव हुआ, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 50। ऑब्वियसली अगर ऑर्डर्ड 50 है, यू कैन नॉट रिसीव मोर देन 50, क्योंकि वो पीओ नंबर मैच होता है, तो उससे क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या करता है, चेक करता है। कैन आई रिसीव लेस देन 50? यस। व्हाई आई कैन रिसीव लेस देन 50? बिकॉज मल्टीपल पार्ट में आ सकता है। अच्छा सुनो, 1 2 3 4 पीओ के अगेंस्ट में ऑलरेडी 2 बार गुड्स आ गया है, 40 क्वांटिटी आ चुकी है, तो इस बार आखिरी क्वांटिटी जो है वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकती है, वो उनका टोटल भी करेगा सिस्टम, अपने आप क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। इस पीओ के अगेंस्ट में 40 ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑर्डर्ड इज 50, मैक्सिमम यू कैन रिसीव इज 10 आइडियली। सिस्टम में 10 के ऊपर 11 एंटर करोगे, वो बोलेगा रिसीव्ड क्वांटिटी कैन नॉट बी मोर देन ऑर्डर्ड क्वांटिटी, मना ही कर देगा, मतलब वहीं पे रिजेक्शन हो जाना। रीड नंबर 3, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, वी कैन यूज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। पढ़ के क्लोज कीजिए। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, तो पहले फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस कौन से हैं, उधर के कंट्रोल अच्छे से देखेंगे, मैनुअल कंट्रोल्स है, ऑटोमेटेड है वो समझेंगे, या मिक्सचर यूज किया है वो समझेंगे। ऑब्वियसली फोर्थ पॉइंट इज जनरल, कैसे टेक्नोलॉजीज यूज की है, एग्जांपल्स दिए हैं, हैव दे यूज्ड एआई एंड ऑल। देखो, need to understand the emerging technologies which are implemented and what role they play in the entity's information processing। जितने complicated, जितने complex technology रहेंगे, उतना आपके लिए रिस्क बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपको उसका अंडरस्टैंडिंग में टाइम डिवोट ज्यादा करना पड़ेगा। देखो, the potential complexities of these technology, there will be an increased likelihood that engagement team शायद बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व रहेगी, आपको खुद समझ में नहीं आ सकता है। कैन यू यूज द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट? यस, आपको भी शायद एक स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स यूज। एग्जांपल देखिए, कंपनीज में यूज ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, एआई, आईओटी, बायोमेट्रिक्स, ड्रोन, मतलब जो उसको जो जो अच्छा लगा दुनिया में सब लिख दिया उसने बोला कंपनीज कुछ भी यूज कर सकती है। अब ऑब्वियसली आखिरी पॉइंट, जो भी टेक्नोलॉजी यूज की है उसमें कितना कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। देखो, सिंपल बात बोलता है, जरूरी नहीं है हर कंपनी का हर आईटी एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो। इट कैन बी अ वेरी सिंपल ईआरपी ऑल्सो, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी समझ सकता है, या इट कैन बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एआई बेस्ड ईआरपी जिसमें बहुत ज्यादा ऑटोमेशन लेके आ गए हैं। तो मतलब पहले समझिए what is the extent of complexity involved. If it is something which is manageable by a chartered accountant, you may not need an expert, but if it is a highly complex one जहां पे actually में source code समझना बहुत जरूरी है, तो शायद आपको टेक्नोलॉजी समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एक एग्जांपल सोचिए शांति से, थिंक लाइक दिस। रिसेंट एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है, इसलिए आपको बताता हूं, टाटा टेक्नोलॉजीज, बराबर है। अब एक बात सोचिए, लोग क्या बोलते हैं, एक कार है, कार के कितने सारे पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद नहीं बनाता है। जो कार मैन्युफैक्चरर क्या बोलते हैं, यार इंजन किसी और से ले लेते हैं, ब्रेक पैड किसी और से बनवा लेते हैं, चाबी कोई और अच्छी बनाता है उससे ले लेते हैं, म्यूजिक सिस्टम कोई और अच्छा बनाता है उससे ले लेते हैं। जब मैं इतनी चीजें दुनिया की ऑलरेडी आज तक बाकी लोगों से लेते आया हूं, अब अगर मैं बात करता हूं कार्स ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, लाइक फॉर एग्जांपल माय वॉइस रिकॉग्निशन, मैं कार को बोलता हूं कार एक्स ओपन द सनरूफ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक जो कार मैन्युफैक्चरर उसका काम क्या था, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, एरोडायनेमिक्स बढ़िया होना चाहिए ताकि कार का स्पीड बढ़िया हो, कार को पिकअप बढ़िया मिले, समझ रहे हो, कार का बैलेंसिंग बढ़िया होना चाहिए ताकि मतलब राइड क्वालिटी बढ़िया रहे। उनका एक्सपर्टीज इसमें है, वो क्यों टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज खुद से यूज करने का ट्राई करेगा?
हो जाएगा ना टाटा एलेक्सी के पास में, टाटा टेक्नोलॉजी के पास में। फॉर टाटा टेक्नोलॉजी इज अ सेपरेट कंपनी, टाटा मोटर्स इज अ सेपरेट कंपनी, टाटा एलेक्साई इज अ सेपरेट कंपनी, टाटा मोटर्स इज अ सेपरेट कंपनी। हालांकि टाटा एलेक्साई एंड टाटा टेक ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर ऑफ काम करते हैं, बट टाटा टेक्नोलॉजी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। टाटा एलेक्साई ने डाइवर्सिफाई कर लिया, ऑटोमोबाइल पे डिपेंडेंसी कम कर दिया कंपेरेटिवली। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाई आर यू हायरिंग अ टेक कंपनी टू मेक अ कार? Because now car is also like a software running on wheels. बेसिकली आप आज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप अगर एक्चुअली में आज के 5 साल पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 2017 2018, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड यूएस, एक फ्रेंड के पास टेस्ला, उस गाड़ी में अगर आप बैठोगे ना, इट वर्क्स लाइक अ सॉफ्टवेयर। गाड़ी में एंटर करने तो पूछेगा पहले आप कौन सा वाला ड्राइवर, ड्राइवर 1 2 3, आई पुट ड्राइवर 1, मेरा सीट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, मतलब मेरे को 18 डिग्री चाहिए तो 18 डिग्री पे आकर के सेट हो जाएगा, कौन सा प्लेलिस्ट चाहिए वो गाना ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा, मेरे को स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलाने का आदत तो स्पोर्ट्स मोड में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इट इज वर्किंग, इट्स सिंपल। मैंने 1 पे सेव करके रखा है, तो 1 पे क्लिक किया, मतलब ये वो ड्राइवर आया जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3, ऐसा। ये आज की तरह BMW में भी आता है, but Tesla was the first one to come up with this. So can I say they were more like a tech company and less of a car manufacturer? So today what car manufacturers thinks, technology वाला companies हजारों है, मैंने तो कार ही बढ़िया बनाना चाहिए। जहां टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आता है, लेट मी टेक द हेल्प ऑफ अ टेक कंपनी ऑल टुगेदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? जब एक कंपनी खुद टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपर्ट्स के पास जाता है, हो सकता है एज अ बिजनेस आपको भी, और या एज अ ऑडिटर आपको भी लगता है, इफ यू बिलीव अ थर्ड पार्टी एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड वेयर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ कोड एंड एल्गोरिथम रिक्वायर्ड फॉर अ कार टू वर्क द वे यू वांट इट टू वर्क। I hope you're understanding this. It is not a straightforward thing. ये बहुत बिल्कुल बेसिक सा एल्गोरिथम एंड कोडिंग नहीं रहेगा जो कोई भी समझ सकता है। रादर एक इंजीनियर्स के अंदर भी हाईली एक्सपीरियंस लोग लगेंगे। इस चीज को मैल फंक्शन नहीं करना चाहिए उसके लिए। मतलब कार के अंदर जब आप टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉल्वो क्या बोलता है, जैसे आप एक लेन से दूसरे लेन में जा रहे हो, और अगर वॉल्वो को लगता है, कार को लगता है, टॉकिंग अबाउट द कार, कि तुम्हारे बाजू में दूसरा गाड़ी है, वो तुमको लेफ्ट लेने ही नहीं देगा। मैं स्टीयरिंग को बोल रहा हूं लेफ्ट, but it will not let me go to the left lane क्योंकि it is already detecting something on the left side। वो जान मेरे को झटका मारेगा राइट लेने के लिए। बेसिकली तेरे को नींद आ रही है, तो इसलिए लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, समझ रहा है मेरा? जब तेरे को झटका मारेगा तो तू उठ जाएगा। Can I say if cars are becoming so smart, why? Because of technology. So technology companies are integrating this inside a product ताकि ये प्रोडक्ट क्या बने और सेलेबल बने। अब ऑब्वियसली जब मैं ऐसे बिजनेसेस का ऑडिटर बन के जाएगा, शायद मे भी कुछ चीजें मेरे को भी समझ में नहीं आएगी। कैन आई ऑल्सो नीड टू हायर एन एक्सपर्ट फॉर द सेम? यस। सो वो क्लियरली बोलता है, अंडरस्टैंड कीजिए हाउ टेक्नोलॉजीज आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड और दे आर that much complicated that you easily understand। तो आप अपने हिसाब से कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज एक्सपर्ट का इस्तेमाल कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं ना आपको, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया भर के अंदर बदल रहा है। आने वाले 5 से 7 साल में आपको ये बहुत नॉर्मल लगने लगेगा। जस्ट FYI, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो ये बहुत सालों से करते थे, बट क्या है, वो सब कुछ खुद इन हाउस बनाने पर डिपेंडेंट थे। तो इन हाउस की वजह से जब ग्रोथ का जो रेट था वो स्लो हो गया था। अब क्या हो गया, देयर आर कंपनीज जो बोलते हैं हम टेक पे काम करेंगे, तुम तुम्हारा कार बनाने का, हम तुम्हारा टेक को क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन ला करके देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आइए, नॉट ऑल एप्लीकेशंस ऑफ IT एनवायरनमेंट विल हैव द सेम लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विल डिफर। अगर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, देखिए फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन यूज बहुत ज्यादा है, कंपनी हाईली सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट पे डिपेंडेंट है, IT एप्लीकेशंस कस्टमाइज्ड है, बिजनेस मॉडल बहुत अलग है कंपनी का, या कुछ बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए गए हैं, तो शायद हमको भी एक्सपर्ट का जरूरत पड़ेगा। और अगर ऐसे फैक्टर्स बोलते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो आप खुद से भी समझ करके अपना ऑडिट कर सकते हैं। ये बेसिकली सब कुछ कंसिडर करना इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दी IT एनवायरनमेंट। ये 2 पेज प्योरली IT एनवायरनमेंट के अंडरस्टैंडिंग पे थे, जो एक्चुअली में ऑडिटिंग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर का सबसे लॉजिकल पार्ट अगर आप मुझे पूछेंगे ना, ये 2 पेजेस थे, पेज नंबर 7 एंड पेज नंबर 8। दे वर वेरी लॉजिकल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जनरल 4-5 पॉइंट कि जनरली IT एनवायरनमेंट में क्या समझना होता है। जनरल क्वेश्चन अगर आया कि भाई अंडरस्टैंडिंग द IT एनवायरनमेंट, व्हाट पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड, ये आएगा। अगर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, ऐसे क्या की एरियाज हैं जो आपने कंसिडर करने चाहिए अगर आप एक IT एनवायरनमेंट को डिटेल में समझना चाहते हैं, वो स्पेसिफिक की एरियाज को पूछता है, तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, जहां पर आप पिक कर सकते हैं
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा, कौन से सिग्निफिकेंट वाले वो समझना पड़ेगा, मैनुअल है ऑटोमेटेड है वो समझना पड़ेगा, कैसे टेक्नोलॉजीज को यूज किया है एंड हाउ कॉम्प्लिकेटेड दीज टेक्नोलॉजीज आर. मैं बोलूंगा पॉइंट 4 and 5 अलग अलग लिखा है, बट दे आर एक्चुअली सेम. What technologies have been used and how complex they are. More complex they are, I may also need to use the work of an expert. मैं 4 and 5 को एक common point बना के लिखूंगा, बाकी के तीनों point अलग से important factors थे. This will help you to understand the IT environment of a business. ये environment के बाद में अगर आप logically सोचो शांति से, digital audit definition भूल जाओ. Think from a auditing point of view. सबसे पहले understanding the entity and its environment. किधर रिस्क ज्यादा है, किधर रिस्क कम है, जिधर रिस्क ज्यादा है कंट्रोल है कि नहीं है. तो कहना इसे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी के बाद में रिस्क ढूंढने के लिए बोलेगा, रिस्क साथ में कंट्रोल चेक करने के लिए बोलेगा, फिर जाके बोलेगा अब तूने ऑडिट में कंप्लायंस प्रोसीजर पे कितना रिलाई करना चाहिए, सब्सटैंटिव पे कितना रिलाई करना चाहिए. ये सीक्वेंस रहेगा. अब यहां पे तेरे को आईटी रिस्क एंड आईटी कंट्रोल्स का इंट्रोडक्शन आने वाला है. मतलब यहां से लेकर के टिल आई वुड से साइबर रिस्क सारा till yeah 19. This will be your only different types of risks. उनके इंपैक्ट को समझाया जाएगा. फिर बोलेगा कैसे तुम आज की तारीख में रिमोट ऑडिट मतलब फिजिकली वहां नहीं जाओ, अपने घर से अपने ऑफिस से बैठ के ऑडिट कर सकते हो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना हर किसी को इंपॉर्टेंट हो गया है. तो कैसे रिमोट ऑडिट हो पाएगा, फिर वो कॉन्सेप्ट आएगा. रिमोट ऑडिट तक ये चैप्टर फिर भी लॉजिकल रहेगा 20 पेजेस तक. वहां तक एक्चुअली ये चैप्टर सीक्वेंस में है. 21 के बाद में तो ऐसा समझ लो उसको तुमको बताने का है एआई क्या होता है, उसको बताने का है कि एनएफटी करके होता है आजकल कुछ, उसको बताने का है ब्लॉकचेन होता है. वो सब पे अपने हिसाब से शॉर्ट नोट लिखते जाएगा. व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, what is AI, what is IoT, what is blockchain. वो तो मतलब they are not in a sequence, they are like individual headings पूरे के पूरे. इसके बाद में चीजें बहुत बेसिक है. फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक ही बचेगा लास्ट में, like BPA we have robotic process automation. कैसे you know in simple terms प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाएगा, वो प्रोसेस के स्टेप्स क्या रहेंगे वो आपको बताएगा. That's it. इस तरीके से चैप्टर प्रोग्रेस करेगा, पर पहले 20 पेज are actually worth actually devoting lot of time. आखिरी वाला 10-12 बहुत easily उड़ जाएगा. अभी गुड.